नमस्ते छात्रों एंड व्यूअर्स। यह वीडियो सेशन एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात, जिस पर यह पाँचवा क्लास है। चलिए हम लोग बचे हुए टॉपिक को देखेंगे। देखिए यह वीडियो सेशन जो है इस चैप्टर पे ये अंतिमा वीडियो सेशन होगा, क्योंकि इसमें सारे बचे हुए टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए टॉपिक है फिर कपास में तेजी आई। यानी कपास में तेजी आना का मतलब होता है कि कपास के रेट में वृद्धि होना, उसकी कीमत बढ़ना और उसके मांग बढ़ जाना। ऐसे भी कोई सामान का जब मांग बढ़ता है, डिमांड ज़्यादा होता है, तभी जाके उसके रेट में कि बढ़ोतरी होता है, वृद्धि होता है। तो यही तेज़ी के बारे में पढ़ेंगे। कपास कैसे इसका रेट क्यों तेज़ी हो गया, यानी वृद्धि क्यों हुआ उसके रेट में, और इसका डिमांड क्यों बढ़ गया। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन को अपनी कुल कपास का लगभग 3/4 भाग अमेरिका से मिलता था। यानी 1860 के दशक से पहले तक के दशक में, यानी इससे पहले तक ब्रिटेन को यानी अपनी कुल कपास जो जितना ये अपने कंपनी में मंगवाता था, दूसरे देश से आयात करवाता था, तो ये आयात के करीबन 3/4 भाग जो है अमेरिका से सिर्फ लेता था। यानी 3/4 का मतलब होता है 4 भाग में से 3 भाग, ठीक है, सिर्फ अमेरिका से यानी कथी करवाता था, अपने देश में ये इंपोर्ट करता था, आयात करता था। यानी उन्हें डर था कि यदि अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो गई तो ब्रिटेन के सूती उद्योग को न नुकसान होगा। जो सूती उद्योग था, सूती कपड़ा बनता था बड़े बड़े उद्योग में, तो एक चीज़ का डर था कि अगर अमेरिका से हम इतना डिपेंड अमेरिका पे है कपास के लिए, अगर अमेरिका में अगर कुछ होता है, चाहे अमेरिका हमको कपास देना बंद कर देता है या मेरा शासन वहाँ पे अगर कमज़ोर पड़ता है, यानी कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आपूर्ति में क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत आएगा कपास आपूर्ति में। इसीलिए इसको एक चीज़ का डर था कि अमेरिका से कपास आपूर्ति अगर बंद होता है तो ब्रिटेन के जितना भी सूती उद्योग है ना, उसका नुकसान होगा। इसीलिए 1857 में कपास आपूर्ति संघ का यानी गठन किए थे ये 1857 में, ठीक है। कपास आपूर्ति संघ का एक गठन किए और 1859 में ये मैनचेस्टर कॉटन कंपनी के भी स्थापना की है। यानी एगो संघ बना दिए जो कपास को और कि देखेगा कि अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका के अलावा मेरा शासन और किस किस देश में है, तो वहाँ भी कपास, वहाँ से यानी कपास आने की संभावना है या नहीं, अगर आता है तो वहाँ से भी मंगवाया जाए, एक देश पे कि निर्भर ना रहा जाए। तो इसीलिए एक अलग संघ बना दिया जो सिर्फ कपास को देख रेख करेगा कि कहाँ से कपास आना संभव है। 1857 में इसका संघ बनाया था। और 1859 में यानी उसी के 2 साल बाद मैनचेस्टर कॉटन कंपनी नाम से कंपनी भी ये लोग बना दिया कि कॉटन बनाने वाला एक कंपनी जो है मैनचेस्टर के नाम से, मैनचेस्टर वहाँ का एक बहुत बड़ा सिटी है, शहर है, तो उसी के नाम पे एक कंपनी यानी ये सब स्थापित कर लिया। और इनका जो उद्देश्य था, ये दुनिया के विभिन्न भागों में कपास का उत्पादन बढ़ाना था। तो देखिए जितने बड़े बड़े कंपनी था कपास का, तो वो तो यहीं पे था, ब्रिटेन में था। और करा दुनिया के, इनका उद्देश्य क्या था कि पूरे दुनिया के विभिन्न भागों में, यानी जहाँ जहाँ इसका शासन है चाहे नभी है, वहाँ पे कि कपास का उत्पादन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और हम मेरे देश में आयात होना चाहिए। यानी हम खरीदेंगे सारे देश से, कपड़ा बना के कपास खरीदेंगे सस्ता में, और कपड़ा महंगा बना करके उसे दूसरे देश में यानी कि बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो इसका ये मकसद था, इसीलिए पूरा उद्देश्य था इसका कि पूरे दुनिया में, ठीक है, दुनिया के विभिन्न भागों में कपास का उत्पादन को बढ़ाना। और अमेरिका से कपास की आपूर्ति न बंद होने पर, देखिए जो इसको डर था वो चीज़ हुआ भी 1860 के बाद। तो ये अमेरिका से न कपास की आपूर्ति जब बंद होने लगा, ठीक है, यानी बंद होने पर ये लंकाशायर के लिए यानी भारत को कपास के वैकल्पिक स्रोत के रूप में चुना गया। यानी अमेरिका से जो कपास जाता था 3/4, तो ये कपास की आपूर्ति जब बंद हुआ ना, तो ये लंकाशायर, ठीक है, लंकाशायर वहीं का एक बहुत बड़ा सिटी है जो सूती उद्योग जितना था ना, तो ये या तो मैनचेस्टर में था ना तो लंकाशायर में था, ठीक है। लंकाशायर यानी कि उद्योग धंधा के लिए बहुत ही फेमस जगह था वहाँ का, लंकाशायर वहाँ का जगह का नाम है ब्रिटेन का। तो ये लंकाशायर के लिए भारत को, देखिए लंकाशायर में कॉटन कहाँ से जाता था, कपास, तो अमेरिका से, यहाँ से आपूर्ति होता था। लेकिन अब यहाँ से आपूर्ति जब नहीं हो रहा है तो भारत को सब चुना, यानी भारत को कपास के लिए वैकल्पिक स्रोत के रूप में वो सब चुना, ठीक है। वैकल्पिक स्रोत का मतलब होता है, यहाँ पे जो वैकल्पिक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है यानी कि किसी दूसरे विकल्प के रूप में चुनना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो एक दूसरा कोई विकल्प
कोई विकल्प कैसे नहीं है, मतलब कोई विकल्प मान के चलिए है, तो आप एक विकल्प अगर गलत साबित होता है तो कोई दूसरा विकल्प चुनते हैं ना, जैसे 4 ऑप्शन विकल्प वाला जो प्रश्न ही रहता है, तो 3 उसमें से विकल्प गलत है और एक सही है, तो हम तो सही वाला को चुनते हैं। तो हम लोग ऐसे छांटते रहते हैं कि कौन विकल्प मेरा सही है गलत है, ऐसे करके मतलब इनके जहाँ जहाँ शासन था उसमें सबसे पहले भारत तरफ नज़र दौड़ाया ये, क्योंकि भारत के जो जलवायु था, यहाँ की जो मतलब मिट्टी था और जलवायु जो था, तो ये मतलब कपास उपजाने लायक ठीक ठाक था, तो इसीलिए भारत को ना अपना वैकल्पिक स्रोत के रूप में देखा। वैकल्पिक स्रोत का मतलब आपको हम बताया है कि दूसरे विकल्प के रूप में चुनना, एक विकल्प तो इसका बंद हो गया अमेरिका, तो दूसरा विकल्प चुना भारत को। और क्योंकि यहाँ की भूमि और जलवायु कपास की खेती के लिए ना उपयुक्त थी और सस्ता श्रम भी उपलब्ध था, यानी यहाँ हमारे भारत में देखिए, भारत को ही क्यों चुना गया, क्योंकि का मतलब है कि हमारे भारत को ही क्यों चुना गया, तो क्योंकि हमारे भारत में भूमि ठीक है, उसके लायक भूमि, कपास उपजाने लायक भूमि भी यहाँ का उचित प्रकार का था, और जलवायु भी कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी, और सस्ता श्रम, और सबसे बड़ा चीज़ तो यह था कि यहाँ पे सस्ता श्रम, यानी कि मतलब कि श्रम तो भरा पड़ा था। खेती आप जानबे करते हैं कि यहाँ पे खेती किस ढंग से लोग करवाते थे, अंग्रेज लोग, ठीक है, मतलब किसान से मतलब कि खूब खेती करवाना, उसके बदले अच्छा खासा कर भी वसूलना। यहाँ के मतलब जो किसान थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से, मतलब कम सोच वाले किसान होने की वजह से अच्छा खासा उसका फायदा उठाता था, इसीलिए करा सस्ता श्रम। देखिए मतलब श्रम का कोई वैल्यू नहीं है, मेहनत वाला सबसे ज़्यादा काम करता था आखिर किसान है, इसी को सस्ता बोल रहा है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं था, तो जितना मन उतना रुपया दे करके काम करवाता था, इसीलिए हमारे भारत को सस्ता श्रम कहा जाता था। और 1861 में अमेरिका गृह युद्ध, देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं कि अमेरिका से आखिर कपास की आपूर्ति बंद कैसे हो गया, तो 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू होने से ब्रिटेन के कपास बाजार और कारखाने में कपास की कमी हो गई। यानी 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध, यानी कि अपने यहाँ उसके मतलब कि देश में ही यानी गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है। यानी शुरू होने से ब्रिटेन के कपास बाजार और कारखाने में यानी कपास की कमी हो गई। यानी जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ है, यानी अमेरिका का स्थिति उस वक्त खुद ठीक नहीं था, गृह युद्ध जब वहाँ पे छिड़ गया, इसके वजह से क्या हुआ है कि ब्रिटेन के जो कपास बाजार था और कारखाना था ब्रिटेन में, हम लोग पढ़े हैं कि जगह था लंकाशायर, ठीक है। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने जो थे, यहाँ पे कपास की अब कमी होने लगा है। कारण था कि ये सबको पहले से डर था कि अमेरिका से ही सिर्फ कपास आ रहा है, और यहाँ पे कपास अगर ये देना बंद करता है, चाहे यहाँ से अगर कोई कमियाँ होता है, तो फिर हम लोग का अच्छा खासा यानी कि नुकसान होगा कंपनी वालों को। तो ये चीज़ है, अब वो हुआ भी। यहाँ पे जो सूचकांक दिया हुआ है, मतलब एक डाटा दिया हुआ, आंकड़ा दिया हुआ है कि कैसे 1860, ये 1800 यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, जो चित्र यहाँ पे 9.15 है, इसको आप समझिए। तो कपास का रेट था करीबन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मतलब कि मांग जो था इसका, मतलब कि तेज तो जो था कपास का, मतलब कि मांग में या मतलब कि उसके मतलब कीमत में, तो वो 1860 में कितना डाउन था, और 1862 में देखिए यहाँ पे इसके सीखे देखिए यहाँ पे कांटा आ गया करीबन, ठीक है। और उसके बाद है 64 तक, तो देखिए कितना हो गया है, यानी 1864 तक कपास का रेट बहुत हाई हो गया था और उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि इस ग्राफ में ना अंकित कपास की कीमतों में आई तेजी और गिरावट को भी दिखाता है, यानी इसमें कीमत को दिखाया गया है कि कैसे ऊपर तेजी आया है, ग्राफ कैसे ऊपर भागा है, और फिर नीचे की तरफ कैसे ग्राफ आ गया है। क्योंकि फिर यानी कि 1866 के बाद ना कपास की रेट यानी फिर नीचे गिर गया है। तो कारण है कि अमेरिका का जब गृह युद्ध उधर शांत हुआ है, तब जा करके मतलब फिर से उसका स्थिति ठीक हुआ था, फिर वो ब्रिटेन को भेजने लगा कपास इसके लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे फिर 9.16 है चित्र, इसमें जो है क्या बताया गया है, कह रहा कपास ढोने वाली गाड़ियां ना एक यानी बरगद के पेड़ के नीचे ना खड़ी है। तो ये बरगद के पेड़ है, इसी के नीचे गाड़ी जो है, इसमें जितना भी गाड़ियां दिख रहा है, ये सारे कपास ढोने वाला गाड़ियां हैं, और सब पे ना बंडल रखा हुआ है कपास का, रुई का, जो कॉटन कपास से जो रुई निकाला जाता था धागा बनाने के लिए कॉटन, उसका बड़े बड़े बंडल रखा हुआ है गाड़ी पे। और बैल उल इस जगह विश्राम कर रहा है, मतलब कि ठंडा में, और फिर यहाँ से ढो के ले जाना होगा जहाँ पतन होगा यानी बंदरगाह होगा। तो ये चीज़ है। तो कपास, अच्छा ये न्यूज कब छपा था, ये पेपर में छपा था ये चीज़, ठीक है। इंग्लैंड के एक पेपर है जिसका नाम है इलस्ट्रेट लंदन न्यूज पेपर, ठीक है। तो इसमें छपा था 13 दिसंबर 1862 को।
ठीक है, 1862 को 13 दिसंबर 1862 को ये पेपर छपा था, जो आप पेपर का कटिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे बैलगाड़ी बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। बैल और बैलगाड़ी और किसान लोग भी थे ऐसे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसी टॉपिक में अभी बात है तो उसको पहले देखेंगे। 1861 में अमेरिका से 20 लाख गांठें, देखिए पहले पीछे आप एक चीज़ समझिए उसके बाद समझ में आएगा। ये जो बैलगाड़ी के ऊपर जो आपको बंडल दिखाई दे रहा है, इस पे बहुत सारा, मतलब एक बैलगाड़ी पे एक बंडल नहीं है, बहुत सारे बंडल बना बना के ऐसा लग रहा है कि बोरा में कस कस के रखा हुआ है, तो उसको गांठ बोला जाता है। खैर बोरा में नहीं कसा गया था, उसको मतलब बांधा गया था रस्सी से, कहिए चाहे वो कपास को ही एकदम लपेट लपेट के, तो ऐसा करके मतलब उसको बांधा गया था। जैसे कभी कभी क्या हम लोग कैसे आटिया बांधते हैं अथी में खेत में, तो उसी से लपेट के बांध देते हैं, यानी धान के ही अथी से लपेट के बांध देते हैं। उसी प्रकार से कपास से ही लपेट लपेट के एक बंडल बनाया गया था जिसको गांठ कहा गया था। ठीक है, तो ऐसा गांठ ना, जो हम लोग पीछे देखे हैं पिक्चर में, वो 1861 में अमेरिका से 20 लाख गांठे कपास जो है वो ब्रिटेन आई, यानी ब्रिटेन जाता था, यानी ब्रिटेन निर्यात होता था अमेरिका से, यानी भेजता था। ठीक है, अमेरिका वाला किसको, ब्रिटेन वाला को। तो कितना गांठे, तो 20 लाख गांठे, और प्रत्येक गांठ का न कीमत था करीबन 400 पाउंड। देखिए 1861 में अमेरिका से 20 लाख गांठे, ठीक है, कपास जो है 20 लाख गांठे कपास का वो ब्रिटेन भेजा जाता था, और प्रत्येक गांठ का जो कीमत था पाउंड में, देखिए पाउंड बहुत महंगा रुपया माना जाता है, मतलब कि हमारे यहाँ रुपया है और ब्रिटेन का पाउंड होता है, जो हमारे अभी वर्तमान में एक पाउंड बराबर होता है करीबन 130 रुपया के आसपास, 130 या 29 के आसपास, इसी के आसपास होता है। तो यानी 130 रुपया होता है, सोचिए अभी वर्तमान में कितना वैल्यू है। यानी हमारे यहाँ का मतलब उसके यहाँ का 1 रुपया था, हमारे यहाँ का 130 रुपया, उसके यहाँ के 1 पाउंड इक्वल टू 130 रुपया। तो 20 लाख गांठे खाली अमेरिका भेजता था, यानी कि ब्रिटेन में 1861 में खाली भेजा था, मतलब ठीक है। अब सोचिए इतना ज़्यादा मतलब निर्यात यही कर रहा था अमेरिका वाला, तभी तो पीछे पड़े हैं कि 3/4 खाली अमेरिका ब्रिटेन को भेज रहा था कपास का गांठ। ठीक है, और एक गांठ का कीमत कितना था, 400 पाउंड। आपको लगेगा कि मात्र 400 रुपया, उस जमाने में 400 पाउंड, वर्तमान में 1 पाउंड बराबर है इतना रुपया, उस समय में भी वैल्यू उसका पाउंड का ज़्यादा था। अब सोच के देखिए वर्तमान की अगर बात करते हैं ना, तो 130 रुपया होता है ना 1 पाउंड, तकरीबन 400 पाउंड बराबर गुना कीजिएगा तकरीबन 51-52 हज़ार के आसपास आएगा, मतलब समथिंग मान लीजिए ना कि वही 50 हज़ार। तो एक बंडल का कीमत कितना है, 50 हज़ार रुपया अभी के समय, मात्र एक है। एक बैलगाड़ी पे देख रहे हैं कितना सारा, यहाँ पे देखिए पिक्चर में फिर से देखिए, एक बैलगाड़ी पे यहाँ देख रहे हैं, एक बैलगाड़ी पे ऐसा ऐसा गांठ जो है, हमको लगता है कि 50 गांठ 100 गांठ लोड किया गया होगा, या कम से कम 20-30-50 ऐसे लोड किया गया है। तो इसका मतलब है तब तो 20 लाख गांठे खाली अमेरिका भेजता था ना। तो ये चीज़ है, यानी कहने का मतलब ये है कि करीबन 20 लाख गांठे अमेरिका खाली भेजता था कपास का, जिसका कीमत था प्रत्येक गांठ का कितना, 400 पाउंड, जो 400 पाउंड कम कीमत नहीं होता है। वर्तमान में एक गांठ का कीमत हुआ 50 हज़ार, तो ये चीज़ है 50 हज़ार रुपया। और 1862 में ना आयात घट कर केवल, यही एक साल के बाद आयात घट कर केवल 55 हज़ार गांठे रह गया, यानी अमेरिका मात्र अब ब्रिटेन को कितना भेज रहा है, मात्र 55 हज़ार गांठ। कहाँ 20 लाख गांठ भेजता था, वो मात्र अब 55 हज़ार गांठे ही मतलब भेज पाया है, जो सामान्य मात्रा से, यानी सामान्य मात्रा के मात्र 3% से भी कम है। अब सोचिए कि 1862 में जो है आयात इसका अब घटने के वजह से मात्र 55 हज़ार गांठे भेजा है, जो 100% अगर मान लेते हैं कि गांठ भेजता था जो 20 लाख, उस पूरे डाटा को 100% मानते हैं, तो 100% का मात्र 3% भेज पा रहा है, इतना कम हो गया है, यानी इसका निर्यात इतना कम हो गया है ब्रिटेन में। तो कारण था कि गृह युद्ध चल रहा था, खुद अस्त व्यस्त होने के कारण ये व्यापार पे पहले अपने गृह पे ध्यान देगा, अपने देश पे ध्यान देगा कि पहले व्यापार पे ध्यान देगा। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे दिक्कत होने की वजह से ऐसा हुआ था अमेरिका में, और इसीलिए ब्रिटेन ने भारत और अन्य देशों से अधिक कपास यानी भेजने की मांग की। ब्रिटेन वाला कह रहा है कि देख भाई, जहाँ जहाँ शासन है अपना, तो वहाँ से तुम अधिक से अधिक कपास भेजो, क्योंकि अपना देश में कपास की बहुत कमी हो गया है, अपना सारा कंपनी बंद हो जाएगा, फिर कंपनी में स्टाफ जो है वो स्टाफ क्या खाएगा, मतलब कंपनी चलेगा तब तो स्टाफ रहेगा, अब फिर से शुरू करने में, मतलब कंपनी को फिर से बंद हो जाता है तो शुरू करने में बहुत समय लगेगा। मतलब कहने का मतलब कंपनी कोई चीज़ बंद, चालू चीज़ बंद हो जाता है तो फिर तो बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए इस डरे क्या किया ब्रिटेन वाला, भारत और अन्य देशों से न कपास भेजवाने की ये डिमांड किया, मांग किया। देखिए तो जब मांग बढ़ता है ना, मांग, डिमांड जो है ना, मांग लिखा हुआ,
कि जब मांग बढ़ेगा तो कोई भी सामान का ऑटोमेटिक रेट बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आलू अभी 20 रुपये किलो है, तो चलिए मार्केट में इजीली मिल जा रहा है, तब तो 20 रुपये है। अब मार्केट में आलू ही गायब हो जाएगा, मतलब नहीं मिलने लगेगा, तो नहीं मिलने लगेगा और किसी किसी के पास होगा, तो अब तो वो आलू का दाम सीधा 100 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगा तो एक मतलब है कि कितना जो होता है भंडारण भी उसका छुपा के करने लगता है, और जब महंगाई ज़्यादा पकड़ लेगा तब बेचने लगता है, तो ऐसे भी हो जाता है। और नहीं तो मांग ज़्यादा इसलिए भी हो जाता है कि जब संसाधन कम पड़ने लगता है कहीं पे, तो उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पहले से तो मांग उतना ही था, और कहीं पे न संसाधन होने की वजह से तो उसका मांग बढ़ेगा ही, तो ये चीज़ है। तो यहाँ से मांग बढ़ा और मुंबई के कपास व्यापारियों ने कपास की खेती न बढ़ाने के लिए उत्पादक जिलों का दौरा किया। यानी बम्बई के कपास व्यापारी ने, जो भी बम्बई के कपास व्यापारी था जो हमारे भारत से यानी ब्रिटेन कपास भेजता था, वो व्यापारी न कपास की खेती के लिए, ठीक है, खेती को बढ़ाने के लिए उत्पादक जिलों यानी जहाँ जहाँ कपास उपजता था, तो उत्पादक जिलों का ना दौरा किया वो सब, ठीक है। और कपास की कीमत बढ़ने पर बम्बई के निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग पूरी करने के लिए यानी अधिक कपास खरीदनी शुरू कर दी। अब ब्रिटेन का मांग ज़्यादा है और कीमत भी कपास के ठीक ठाक बढ़ गया है, तो अब क्या किया कि ये कीमत बढ़ने की वजह से बम्बई के जितना भी निर्यातक था, यानी हमारे देश से दूसरे देश यानी ब्रिटेन में भेजता था ना सामान, इसीलिए निर्यातक कहेंगे ना उसको। हमारे देश से किसी दूसरे देश में सामान जाएगा, ठीक है, बिकेगा, तो उसको निर्यात कहेंगे। उधर से हम लोग खरीदेंगे, उधर से आएगा सामान, तो उसको आयात कहेंगे। तो इसीलिए बम्बई के जितना भी यानी व्यापारी सब था, वो सब निर्यातक सब, वो उसने क्या किया कि ब्रिटेन की मांग की पूरी करने के लिए अधिक कपास खरीदना शुरू कर दिया, और इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक अग्रिम धन देने लगा। यानी इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शहरी साहूकार यानी शहर के, देखिए व्यापार तो शहरे में होता है ना, व्यापार तो शहरे में होता है, बड़े बड़े व्यापारी तो शहरे में होते हैं, बड़े बड़े पतन जो होता है वो तो शहरे में रहता है। अगर शहर न भी है, वो गांव था, तो शहर ऑटोमेटिक है कि हो जाना है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे और धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो जाएगा, तो शहर ही रहता है। तो वो व्यापारी गांव के साहूकार को नहीं, शहर के साहूकार को अधिक अग्रिम धन देना, यानी कि एडवांस जगह कहते हैं, ठीक है, पहले ही देना, अग्रिम मतलब एडवांस। तो पहले ही एकदम एडवांस रुपया देने लगा कि देख भाई तुम लोग पैसा लो मोटा रकम, और जाओ गांव के किसान को, गांव के साहूकार को पैसा दो, उसको खेती करवाओ कपास का, हमको कपास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि ज़्यादा मांग है, इसके लिए मोटा रकम देने लगा लोग, और वो भी एडवांस के रूप में। तो साहूकार ने आगे ग्रामीण ऋणदाताओं को, देखिए ये साहूकार जो शहरी साहूकार था, इसके पास जब पैसा आया तो ये साहूकार क्या किया कि आगे ग्रामीण ऋणदाता यानी गांव में जो ऋण लगाते थे यानी कर्ज लगाते थे, उसको धन उधार दे दिया। उधार का मतलब है कि पहले तुम भी लो, यानी बिना कपास के पैसा पहले एडवांस लो, कपास उपजवाओ ओकरा बादे हमको कपास दो, लेकिन तुम पहले ही एडवांस के रूप में तुम भी लो पैसा, क्योंकि इसको भी एडवांस मिला था। और जिन्होंने किसानों के कपास उपलब्ध कराने का वादा किया था। अब देखिए जिन्होंने मतलब जो भी ग्रामीण मतलब कि ऋणदाता था, तो वो वादा किया था साहूकार से कि भाई हम कपास उपलब्ध कराएंगे, उसको धन यानी अग्रिम धन दे करके ये क्या किए, यानी उधार पैसा पहले ही दे करके कि भाई कपास हमको उपलब्ध कराओ, पैसा पहले ही एडवांस ले लो, तो ये चीज़ करवाया, ठीक है। और दक्कन के गाँव में रैयत, तो ठीक है, रैयत का मतलब किसान, तो दक्कन के गांव में किसानों को अचानक अधिक ऋण मिलने लगा। अब देखिए किसान को अधिक कर्जा इसलिए मिलने लगा कि भाई अब इसके पास भी ठीक ठाक रुपया आ रहा है ना, ऋणदाता के पास जो कर्जा लगाता है साहूकार से के पास, तो अब ये मोटा रकम किसान से को भी देने लगा कि भाई ये भी खुश हो गया, अच्छे से खेती उती करेगा, ठीक है। तो अधिक और नहीं, मोटा रकम मुनाफा के रूप में नहीं देने लगा कि भाई आप खेती करोगे तो बहुत मुनाफा कमाओगे, नहीं, ऋण देने लगा अधिक, कर्जा खेती करने के लिए कर्जे दे रहा है। लेकिन लोग ये देखिए, कभी भी अगर कोई सुधार हुआ है, मतलब सुधार कपास में, कपास का रेट अगर बढ़ा है, ठीक है, अगर इसे मुनाफा होता है, तो ये साहूकार और व्यापारी लोग ही मुनाफा कमाएंगे, ये बेचारे किसान क्या करेंगे, ये तो मेहनत करेंगे, उसको जितना रोजी रोटी मिलना है वो वही होगा। तो ये चीज़ है। तो ये अधिक ऋण ही मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, ऋण ही मिल रहा है, कर्ज ही मिल रहा है रैयत को। और कपास उगाने वाले प्रत्येक एकड़ पर न 100 रुपये अग्रिम यानी कि दिए जाने लगे। अब उस समय का 100 रुपया का मतलब वैल्यू समझिए 1 लाख रुपया, ठीक है, मतलब लाखों रुपया में समझिए, 50,000 से ऊपर समझिए, ऐसे वैल्यू मतलब 50,000 लाख रुपया। क्योंकि उस समय 1 एकड़ पे कितना रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया में वो जिस जमाने का बात हो रहा है, 100 रुपया में 1 बीघा जमीन लिखा जाता था उस समय। आप सोच के देखिए, तो पैसा का वैल्यू ज़्यादा था, महत्व बहुत ज़्यादा था। ये ना सोचिए कि 100 रुपया में क्या होगा, 100 रुपया किसान को देते थे खेती करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो अधिक ऋण मिलने लगा किसान को,
और ऊपर से प्रत्येक एकड़ पे कितना रुपया देने लगा, या अग्रिम पैसा कितना देने लगा, 100 रुपया। तो ये चीज़ है खेती करने के लिए, क्योंकि सब खेती करे एडवांस पहले ही दे देते हैं, अच्छे से खेती करेगा तब तो उसको अच्छे से कपास उपलब्ध हो सकेगा। और अमेरिका में संकट जारी रहने के कारण न बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। ठीक है, अमेरिका में जो संकट है वो अभी भी जारी है, यानी 1982 यानी कि 1862 तक, यानी कि संकट अभी भी जारी है। और बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया, यानी अब बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन अब बढ़ने इसलिए लगा क्योंकि एडवांस किसान को रुपया मिलने लगा, ऋण भी ठीक ठाक मिलने लगा। किसान भी बेचारे मिला जुला के पहले की स्थिति से थोड़ा स्थिति मतलब ठीक हुआ है, खुश है किसान भी। तो अब क्या किसान ठीक ठाक उपजा रहे हैं, तो अब तो खेती विस्तार हो गए, तो कपास का जो खेती है वो बढ़ने लगा, अब इसका उत्पादन क्षमता भी बढ़ने लगा। जैसे मान के चलिए कि हम पहले 10 कुंटल कपास उपजाते थे, कुंटल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, या बंडल के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, तो वो 10 कुंटल अगर मान के चलिए उपजाते हैं, तो अब 100 कुंटल उपजाने लगा, तो उत्पादन बढ़िए गया ना। तो ये चीज़ है, तो कपास का उत्पादन न बढ़ने लगा बम्बई दक्कन में अब। और 1860 से 1864 के बीच न कपास की खेती का क्षेत्र न 2 गुना सीधा हो गया। अब सोच के देखिए 1860 में की हाल था हमारे भारत का, एकदम से कपास का कोई डिमांड नहीं था, बस थोड़ा बहुत कपास यहाँ से जाता था, क्योंकि सीधा 3/4 भाग तो सीधा अमेरिका से उसे लेता था, तो इसीलिए भारत दूरी तक का देश पड़ने की वजह से वो अमेरिका से उधर लेकर के अपना व्यापार उधर से कर रहा था, भारत पे ध्यान नहीं दे रहा था, कपास का डिमांड इधर से ज़्यादा नहीं करता था वो, क्योंकि मेन बात है उसका पूर्ति तो उधर से हो जाता था ना। तो 1860 तक ठीक है, नहीं हो हमारा भारत ठीक है इसके आती में था आगे कपास उत्पादन में। लेकिन अब क्या हुआ, 1860 के बाद 64 के बीच में, इसके बीच में ना 1860 और 64 के बीच में कपास का यानी क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र मतलब फसल करने का जो क्षेत्र था वो सीधा 2 गुना हो गया है, सीधा 2 गुना। तो ये चीज़ है। और 1862 तक ब्रिटेन के कुल कपास आयात का 90% भाग यानी भारत से ही जाने लगा, मतलब 100% यानी कुल 100% आयात जो ब्रिटेन कर रहा था, यानी अपने देश में वो मंगवा रहा था किसी दूसरे देश से, 100% में 90% सिर्फ भारत से उसको अब जाने लगा। अब कारण है कि पूरा भारत पे वो निर्भर हो गया, पहले था अमेरिका पे, अमेरिका वाला से अभी बंद हो गया है, तो अमेरिका वाला तो दे नहीं रहा है, तो अमेरिका उधर बंद हुआ है, तो पूरा भारत पे पूरा निर्भर होने की वजह से अब भारत ठीक ठाक उपजा रहा है, क्योंकि भारत ऐसे भी मतलब कि एक बड़ा एरिया था और अच्छा खासा जलवायु था कपास उपजाने के लिए, तब यहीं से ठीक ठाक उत्पादन भी यहाँ बढ़ गया था, तो यहीं से अब कपास ठीक ठाक यानी वो सब मंगवा रहा है। 90% भारत से अब कति होने लगा, यानी यहाँ से आयात करने लगा वो सब, ठीक है, ब्रिटेन वाला, यहाँ से निर्यात कह सकते हैं कि होने लगा 90% का। और कपास की मांग न और कीमत में बढ़ोतरी का लाभ न कुछ धनी किसानों को ही हुआ, लेकिन अधिकांश किसान न कर्ज में दब गए। अब देखिए जो ये अधिक अधिक जो कर्ज मिल रहा है, ऋण का मतलब कर्ज, तो रैयत को जो ये कर्ज मिला है कपास की खेती करने के लिए, तो कर्ज मिला है ना, आप ऐसा थोड़ी ना खेती करने के लिए पैसा दिए हैं खुशी से कि कीजिए, में मतलब कि हम भी खूब मुनाफा कमाने वाले हैं तो आपको भी खुशी से कुछ रुपया दे रहा है, ऐसा नहीं, कर्ज दे रहा है खेती करने के लिए। तो इसीलिए कह रहा है कपास की मांग और कीमत जब बढ़ा है, इसके बढ़ोतरी से लाभ तो हुआ है, लेकिन किस किसान को, तो कुछ धनी किसान को हुआ है, लेकिन अधिकांश किसान यानी अधिकांश किसान तो गरीबे होते हैं। आप किसी भी गाँव में देख लीजिए अभी, तो उसमें 5 किसान धनी होंगे, जिसके पास 10 बीघा 5 बीघा खेत होगा, ऐसा 5 से 10 किसान होंगे। अगर 100 किसान होंगे आपके गांव में, तो मानिए 5 से 10 किसान होंगे जो धनी होंगे, 95 किसान के तो 1-2 बीघा वाला होंगे, 10-5 कट्ठा वाले होंगे, गरीबी किसान होते कहीं पे। तो अधिकतर किसान को यानी अधिकांश किसान को तो कर्ज में डूब गए, क्योंकि अधिकांश किसान गरीब ही थे, और ऊपर से ये सब ऋण दे करके कपास की खेती करवाया था, और ये कर्ज में डूबते चले गए। और तो ये चीज़ है, आगे हम लोग देखेंगे चित्र 9.17 को देखेंगे, ठीक है, उसी टॉपिक का ये चित्र है, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए टॉपिक वो लगभग में ख़त्म ही हो गया है शायद, हाँ टॉपिक ख़त्म हो गया है, उसके अंदर का जो चित्र है ना वो बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक ख़त्म है वो आपका, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं कपास कैसे उसका कीमत और उसका मतलब डिमांड मांग कैसे बढ़ने लगा, तो वो चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। अब उसका हम लोग देखेंगे, और चित्र उत्र जो इसमें था कुछ उससे भी बनता है कुछ क्वेश्चन, तो उसका हम लोग देखेंगे। अब देखिए चित्र 9.17 है, तो इसमें क्या कर रहा है कि चित्र 9.17 में, खैर चित्र देखने से भी कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पानी में जहाज आती जा रहा है, मतलब कि पनिया जहाज यानी नाव कहेंगे, जहाज तो नहीं कहेंगे इसको। तो ये पनिया नाव जो है, तो इससे ना लोड करके कपास को, बंडल को, गांठ को ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये दिखाया गया है, कहीं कहीं देखिए आप बैल पे हुआ अच्छा खासा लोड करके एकदम बैल के एकदम पूरा
यहाँ पे देख रहे हैं कितना मतलब लोड खींचते खींचते हालत ख़राब है, तो इसका पिक्चर दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या कि 20 अप्रैल 1861 को इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में, ठीक है, इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में, इसी न्यूज में तो सब चीज़ छप रहा है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखे हैं तो सब तो इसी न्यूज में छाप, यही न्यूज वाला छाप रहा है। तो इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में रेलों के युग से, ठीक है, रेल के युग से पहले कपास के परिवहन का उल्लेख किया है। यानी 20 अप्रैल 1861 में जो न्यूज छपा है, ये लंदन न्यूज जो है, इलस्ट्रेट लंदन न्यूज, ये छापा है कि आखिर रेल के आविष्कार जब मतलब रेल का स्थापना हमारे देश में नहीं हुआ था, ठीक है, यानी परिवहन के रूप में रेल जब हमारे देश में नहीं चल रहा था, उससे पहले लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो अथी करते थे, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाते थे, वो किस किस माध्यम से पहुंचाते थे, परिवहन यानी परिवहन के साधन क्या था, तो उसका उल्लेख इस पेपर में किए हैं, ठीक है। और अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान ना अमेरिका से यानी कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई। तो अमेरिकी जो गृह युद्ध हो रहा था उसके दौरान तो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गया था इंग्लैंड की, बात पीछे भी देखे हैं, जो चित्र में भी दिखाया गया है। और इसीलिए ब्रिटेन को ना उम्मीद हुई कि भारत यानी उसकी कपास की जरूरत की पूर्ति कर सकता है। तो ये भी चीज़ हम लोग पीछे देखे हैं टॉपिक में, अभी चीज चित्र में भी था, तो वो चीज़ को कवर किए हम लोग। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20 अप्रैल 1861 को इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में ये बताने की कोशिश किया कि रेल से पहले यानी रेल युग यानी रेल के आने से पहले भारत में किस यानी चीज़ से कपास को ढोया जाता था, यानी परिवहन किस चीज़ से हो रहा था। तो ये मेन है 18 अप्रैल आप 20 अप्रैल 1861 याद रखेंगे, जो छापा गया था पेपर में। और इसके लिए भारत में कपास की आपूर्ति और गुणवत्ता, उत्पादन और विपणन, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाने लगा। देखिए, तो इसके लिए भारत में जो है अब क्या हो रहा है कि कपास की आपूर्ति, ठीक है, यानी हमारे भारत से अब कितना मतलब कि कपास उसको जा रहा है, ब्रिटेन वाला को आपूर्ति कितना भारत कर रहा है, तो इसका अब जांच पड़ताल वो कर रहा है। और कपास की गुणवत्ता कैसा है, अमेरिका वाला से ठीक ठाक है, उससे बढ़िया है कि उससे क्वालिटी में मतलब कम है कपास यहाँ का। ये उत्पादन देख रहा है कि भारत अब कितना उत्पादन कर रहा है। विपणन का मतलब है कि कैसे ये हमारे तक पहुंचा रहा है, किस किस साधन से, तो ये सभी चीज़ का वो अब अध्ययन कर रहा है। तो ठीक है, इस सारे अध्ययन को ना पेपर वाला छापा था, जो इलस्ट्रेट लंदन नाम के जो न्यूज़ था, जो 20 अप्रैल 1861 ईस्वी को ये बात को छापा था कि कपास की आपूर्ति, गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, ठीक है, और विपणन यानी कि जांच पड़ताल अध्ययन करना और हमारे तक पहुंचाने के लिए जो किस किस साधन का उपयोग कर रहा है, तो ये सभी चीज़ परिवहन वहन का यानी पिक्चर में छापे थे। और चित्र जो 9.18 है, तो ये छोटा सा पिक्चर है, इसमें छोटा सा बात भी है, तो इसके लिए हम ऑनलाइनर इसमें नहीं बनाए। देखिए, हमें कह रहा है कि नौकाओं का एक बेड़ा, यानी बेड़ा जो दिखाई दे रहा है नाव का, ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि एक बेड़ा जो है ना मिर्ज़ापुर से गंगा नदी के रास्ते ना कपास की गांठें ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर, तो ये जो मिर्ज़ापुर जगह है ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से गंगा के रास्ते, क्योंकि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार से होते हुए मतलब आगे पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या कर रहा है कि मतलब कि मिर्ज़ापुर से क्या मतलब कि नाव के मतलब सहायता से इसको ढो करके ले जाया जा रहा है इसके रास्ते, यानी ना गंगा नदी के रास्ते, ठीक है, कपास की गांठें ले जाया जा रहा है। इस पिक्चर को दिखाया गया है कितना ईस्वी में, फिर वही न्यूज़ होगा इलस्ट्रेट लंदन न्यूज। तो ये दिखाया है वो 20 अप्रैल को दिखाया है 61 में 1800, ये दिखाया है 13 दिसंबर, ठीक है, 1862 में। और रेल का युग आरंभ होने के पहले मिर्ज़ापुर का कस्बा यानी कि दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रहण केंद्र था। यानी जिस जिस समय रेल हमारे देश में नहीं था, रेल युग के आरंभ से यानी पहले मिर्ज़ापुर जो था, मिर्ज़ापुर एक कस्बा बोला गया है इसको, ये दक्कन से आने वाला जितना भी कपास था ना, तो यहीं पे संग्रहण किया जाता था। संग्रहण का मतलब है जमा करना। आप इसी पानी के रास्ते, क्योंकि बंगाल तक आसानी से पहुंच जाएगा गंगा नदी के तहत, तो यही गंगा नदी के मतलब रास्ते यहाँ पे जमा करता था, स्टोर करके रखता था मिर्ज़ापुर में। यहाँ से दक्कन से सारा दक्षिण भारत से यानी कि कपास उपजा के सब कहाँ रखता था, मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में। और गंगा के रास्ते, गंगा नदी के रास्ते फिर ले जाया जाता था पश्चिम बंगाल की तरफ, और उसके बाद तो वहाँ पे पतन था बहुत बड़ा बड़ा, यानी बंदरगाह, और वहाँ से पनिया जहाज से फिर जाता था या बड़े बड़े नाव से जाता था कहाँ, ब्रिटेन। तो ये चीज़ है। तो यहाँ आप मिर्ज़ापुर संग्राहक के रूप में, आप कपास संग्राहक के रूप में आप उसको संग्रहण के केंद्र के मान सकते हैं मिर्ज़ापुर को। और 13 दिसंबर 1862 जो है मेन पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि छापा गया था, कि जो मिर्ज़ापुर को भी दर्शाया गया है गंगा के रास्ते कैसे ले जाया जाता था, तो ये चीज़ है। चलिए हम लोग देखेंगे अगला चित्र, इसमें और बचा हुआ है
9.19 इसको देख लेते हैं। देखिए 23 अगस्त 1862, ठीक है, 23 अगस्त 1862 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज ने, यानी इसमें बम्बई टर्मिनल, ठीक है, यानी टर्मिनस पर, यानी कपास की यानी गांठों का यानी चित्र प्रकाशित यानी किया गया, यानी इसमें जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है, यानी 23 अगस्त 1862 को ना स्टेट लंदन न्यूज में, यानी ये दिखाया गया कि जो मुंबई टर्मिनस है, मुंबई टर्मिनस का मतलब है कि जैसे मुंबई तक जो ट्रेन आता था तो मुंबई टर्मिनस यानी एक स्टेशन था, तो वहाँ पे मतलब स्टेशन के जो सबसे लास्ट वाला जो किनार वाला भाग होता है, जहाँ पे होता है ना व्यापारी सब अपना सामान सब्जी उब्जी का, चाहे मतलब कोई मालगाड़ी जो है तो सामान उतार रहा है, यानी रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे कि एकदम साफ सुथरा रहेगा, ठीक है, स्टेशन पे, स्टेशन के जस्ट थोड़ा आगे, चाहे स्टेशन के आसपास में थोड़ा आगे या पीछे ऐसे करके, ये ना कि स्टेशन पे नहीं मालगाड़ी उतारता है सामान, वहाँ भी उतारता है, लेकिन ज़्यादातर माल आपको एकदम जहाँ यात्री उतरता है वहाँ पे मालगाड़ी आप नहीं देखेंगे कि रुक करके वहाँ पे सामान वामान लोड हो रहा है, जो वो थोड़ा आगे ना तो पीछे रहता है, उसको टर्मिनस कहते हैं। तो वहाँ पे भी पक्का उक्का किया हुआ रहता है, और वहीं पे यानी स्टेशन के पास का ही एरिया होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये मुंबई जो है, मुंबई टर्मिनस, इस पर ना कपास की गांठे का चित्र मतलब प्रकाशित किया था कौन, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज वाला, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गांठ देखिए यहाँ पे जो है, यानी कि बोरा में कस-कस के, मतलब बहुत सारे कपास का बोरा जो दिख रहा है इसमें कस-कस के रखा हुआ है, ये लोड होकर के फिर जाएगा पतन तक, जहाँ से फिर ले जाया जाएगा ब्रिटेन। तो ये चीज़ है। तो कह रहा है कि जब रेलें चलने के बाद ना, रेलें मतलब जब रेल चलने लगा तो रेलें चलने के बाद कपास को गाड़ियों और नावों के साथ साथ रेल से भी भेजे यानी कि जाने लगा, ठीक है, भेजा जाने लगा। अब देखिए रेल नहीं चलता था तो सिर्फ गाड़ी से जाता था, वही बैलगाड़ी, और गाड़ी से और नहीं तो नाव से, लेकिन अब जब रेल चल रहा है तो वो रेल भी साधन बन गया, यानी अब रेल से भी भेजा जाने लगा। और नदी मार्ग से परिवहन धीरे धीरे न कम हो गया, लेकिन पुराने यानी साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ, यानी नदी मार्ग से परिवहन धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ, क्या कि रेल से हम ये अब इस राज्य से उस राज्य जो है रेल से ही ट्रांसपोर्ट होने लगा, यानी भेजाने लगा सामान सब। तो इसीलिए गंगा नदी तक सामान ले जाने के अब ढो के जरूरत नहीं है, और एक शॉर्टकट रास्ता रेल पटरी बिछा करके रेल से ही मतलब सामान भेजा जाने लगा, ठीक है। तो नदी मार्ग का अब इस्तेमाल थोड़ा कम होने लगा, हमारे देश का जो नदी मार्ग था तो उसका कम होने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि साफे एकदम खत्म हो गया मार्ग, मतलब नदी मार्ग का कोई उपयोग ही नहीं है, उपयोग करिए नहीं रहा, ऐसा नहीं है, यानी उपयोग थोड़ा बहुत चलिए रहा था। पुराने लिखा हुआ है कि प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ, जो पुराने साधन था वो चलिए रहा था थोड़ा बहुत। और बैलगाड़ियों से कपास की गांठें न रेलवे स्टेशन से पतन तक पहुंचाई जाती थी, यानी बैलगाड़ी से कपास की गांठ जो है रेलवे स्टेशन, ठीक है, और रेलवे स्टेशन से फिर पतन तक पहुंचाने का काम बैलगाड़ी ही करता था। तो पतन मतलब बंदरगाह जो होता है, तो बंदरगाह तो समुद्र के किनारे में होता है, तो वहाँ तक तो रेल अगर नहीं जा रहा है तो वहाँ से स्टेशन पर से क्या कौन ले जाएगा, बैलगाड़ी पे लोड करके ले जाएगा। तो ऐसा होता था। और वहाँ से कपास को ना समुद्री जहाज़ों द्वारा इंग्लैंड भेजा जाता था, तो समुद्री जहाज़ द्वारा पतन से बंदरगाह से इंग्लैंड भेजा जाता था। तो ये चीज़ है। चलिए वो टॉपिक ख़त्म हो गया। 3.4 जो था उसमें के सारे चित्र भी देख लिए हैं, जितने भी वन लाइनर था हम लोग देख लिए हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे 3.5, ऋण का स्रोत सूख गया। देखिए ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना, तो जानिए ना आप, मतलब कि कर्ज जो लेता था किसान लोग, तब इसका स्रोत खत्म हो गया। सूख जाने का मतलब खत्म हो जाना। तो स्रोत खत्म हो जाने का मतलब ये है कि अब साहूकार ना इसको कर्ज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, किसको, किसान को। तो ये टॉपिक है कि अब साहूकार जो है ऐसा बदल क्यों गए हैं, अब उस किसान को क्यों नहीं दे रहे हैं कर्ज, इसका वजह देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कपास के व्यापार में ना के समय, मतलब कि तेजी के समय भारतीय कपास व्यापारी जो था वो विश्व कपास बाजार पर ना कब्जा करने का सपना देखने लगे। यानी जिस समय भारत कपास के जो था मतलब व्यापार हो रहा था, वो जो तेजी पकड़ लेता कपास के व्यापारी, तेजी जो पकड़ लेता व्यापार, यानी रेट में बढ़ोतरी, मांग में बढ़ोतरी जो था, डिमांड में, तो उस समय ना भारत के जो व्यापारी था ना, कपास व्यापारी भारत के, ये विश्व कपास, ठीक है, विश्व बाजार पे, यानी कि विश्व कपास बाजार पर अपना कब्जा करने का सपना देख रहा था कि मतलब पूरा दुनिया का कपास ना हमारे नाम से जाना जाएगा, भारत के, मतलब कि भारत का कपास है। तो
ये कब्जा करना चाहता था, मार्केट कब्जा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सपना ही देख रहे हैं। देखिए क्या होगा आगे, मतलब बहुत दिक्कत होगा, होने वाला है आगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने, ठीक है, बॉम्बे गजट का मतलब है कि बम्बई का एक जो मतलब कि न्यूज़ पेपर वाला था, संपादक, संपादक, हाँ मतलब गजट, एक बॉम्बे गजट नाम के एक न्यूज़ जो पेपर था, उसका एक संपादक जो था वो 1861 में लिखते हैं कि, मतलब उसने कहा कि भारत जो है वो अमेरिका को हटाकर, ठीक है, और लंकाशायर को ना कपास का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है। मतलब इनका कहना था, संपादक के कहना था, एक बॉम्बे गजट नाम के जो न्यूज़पेपर वाला था, इसके संपादक का कहना था कि भारत जो है अमेरिका को हटाकर, यानी अमेरिका जो था 3/4 भाग देता था कपास ब्रिटेन को, इसको यदि ब्रिटेन को, जो इसका एक जगह था ब्रिटेन का फेमस जगह जिसका नाम था लंकाशायर, तो ये जो लंकाशायर को जाता है कपास ना, ये कपास का प्रमुख आपूर्तिकर्ता कौन बन सकता है? भारत। ठीक है, ये कौन देख रहा है सपना? ये गजट वाला देख रहा है, गजट का संपादक। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि क्या होगा देखिए यहाँ पे, लेकिन 1865 तक अमेरिकी गृह युद्ध अब समाप्त हो गया। अब अमेरिकी गृह युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो अमेरिका तो उधर से आसान पड़ता था ब्रिटेन वाला को, तो हमारे भारत से तो कपास लेगा नहीं, तो जहाँ से आसान पड़ेगा उसको वहीं से लेगा। यानी ब्रिटेन वाला कि ठीक है शासन अमेरिका पे भी था, भारत पे भी था, लेकिन उसको देखेगा कि हमको कहाँ से सस्ता सुविधा में आ रहा है, तो वही काम करेगा। जैसे 1865 में अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद न कपास उत्पादन फिर शुरू होने से भारत के कपास व्यापार, यानी भारत के कपास व्यापार जो है, इसके न सपने टूट गए। अब देखिए, जो जो सपने देख रहे थे कि पूरा विश्व मार्केट पे, यानी कपास बाजार पे हम कब्जा करके बैठेंगे और लंकाशायर के कपास सबसे ज़्यादा हम भेजेंगे, आपूर्तिकर्ता हम कहलाएंगे, तो ये सारा सपना इसका क्या हो गया, टूट गया भारत का, जैसे अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हुआ। और इससे न ब्रिटेन को भारत से कपास का निर्यात यानी घटने लगा, और कपास की कीमतें, ठीक है, कीमतें भी गिरने लगी। यानी भारत, देखिए जब अमेरिका नहीं पहुंचा रहा था तब तक कीमत बढ़ा था, और कीमत भी बढ़ा था, ऊपर से मतलब डिमांड भी ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका, फिर ब्रिटेन ने यानी कि अमेरिका से कपास लेने लगा है, तो भारत के कपास का निर्यात सीधा घट गया है, और कपास की कीमत भी गिर गया है। और महाराष्ट्र के निर्यात व्यापारी और साहूकार न किसानों को लंबे समय के लिए ऋण देने में रुचि अब नहीं रखते हैं। अब काहे देंगे ऋण? अब देखिए, ऋण लंबे समय के लिए ऋण देते थे साहूकार सब और व्यापारी सब किसान को, क्यों? क्योंकि इस सबको लाभ दिखता था कि भाई कपास अच्छा खासा महंगा बेचते हैं, और ब्रिटेन हमसे कपास ठीक ठाक खरीद रहा है, अभी खुद डिमांड है, तो इसीलिए लंबे समय तक वो लगता था कि अब एकदम कपास का व्यापार चलने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए अब ऋण देना ये बंद कर दिया, और उन्होंने किसानों को अग्रिम राशि देना भी कम कर दिया, और बकाया ऋण जो था वो वापस मांगना शुरू कर दिया। यानी अग्रिम राशि जो एडवांस के रूप में जो किसान को दिया करते थे ये व्यापारी, साहूकार और व्यापारी सब, तो ये अब क्या किया है कि अब करा कि नहीं देंगे, अब इसका देना कम कर दिए हैं, या तो नहीं ये देते थे ना तो अग्रिम राशि देना ही बंद कर दिए हैं। और जो भी बकाया था पहले का ऋण जो दिए थे कपास की खेती करने के लिए, चाहे उससे पहले, वो सारा वापस मांग रहे हैं, क्योंकि सबका स्थिति अब खुद खराब होने वाला है ना, क्योंकि अब व्यापार तो उतना होगा नहीं ब्रिटेन से, इसीलिए। और पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशक में किया गया था। मुंबई दक्कन में ना सबसे पहला जो राजस्व बंदोबस्त जो किया गया था, रायतेवाड़ी बंदोबस्त, वो 1820 1830 के दशक में किया गया था, यानी इसके आसपास किया गया था, 1820 में इसे किया गया था। तो उस वक्त पहला किया गया था। अब दूसरा कब होना था? 30 साल के बाद। अब 30 साल पुर गया है, क्योंकि 1861 का समय आ गया, 1860 के समय आ गया, तो इसीलिए अब नए राजस्व बंदोबस्त का समय आ गया था, यानी कर बढ़ाने का। ठीक है, अब नए बंदोबस्त में ना राजस्व की मांग जो था वो करीबन 50% से 100% तक बढ़ा दिया गया। यानी पहले देना था 1,000 किसान को, तो अब सीधा 2,000 देना होगा। 100% बढ़ा देने का मतलब यही है, और 50% बढ़ा देने का मतलब है ओकरा आधा रुपया बढ़ा देना है। मैंने पहले देना था 1,000, अब देना होगा 1,500, तो यानी 1,500 2,000 सीधा कर दिया गया। ऊपर से कपास की डिमांडो कम हो गया बेचारे का, अब यानी करिए अब ये परेशान कर रहा है, मतलब कि जो भी साहूकार सब जो था कर्जा उर्जा दिले, तो वो भी मांग रहा है। ऊपर से अब अंग्रेज भी अब कह रहा है कि भाई अब हम राजस्व बंदोबस्त के तहत इधर का हम अब टैक्स बढ़ाने वाले हैं। बढ़ा ही दिया, बढ़ा दी गई। ठीक है, और कपास की कीमतें, और यानी कपास की कीमतें ना और खेती न घटने से रैयत के यानी किसान के लिए, यानी कि बढ़ाया गया राजस्व न देना कठिन हो गया।
ठीक है, कठिन था। अब क्यों कठिन था कि कीमतें जो है कपास का वो घट गया, ऊपर से खेती भी घटने लगे, क्योंकि खेती अब ज़्यादा क्यों करेंगे, क्योंकि मांग ही घट गया ना, डिमांड घट जाएगा तो सामान बन अति मतलब कि उपजा के लोग सराएगा या घर में मतलब उसको सराएगा रखेगा घर में या फेंकेगा, ऐसा तो थोड़ी ना कोई करेगा। मतलब उसको तो मतलब कि बिक जाता है तब तो मतलब ये लोग खेती करेगा। मतलब सामान बिकते गया मतलब जब डिमांड है खूब तब ना हम उसको उपजा उपजा के माल सेल करते रहेंगे, बेचते रहेंगे अनाज पानी। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो कपास है अब उसका खेती घटने लगा क्योंकि डिमांडे कम गया, कीमत भी कम गया, मांग भी कम गया। तो ये दोनों के वजह से एक था कि किसान का स्थिति ऐसी खराब हो गया, क्योंकि किसान का अब आय जो ठीक ठाक कपास से होता था वो कम गया। ऊपर से यहाँ पे क्या हुआ है कि रैयत के लिए यानी किसान के लिए बढ़ाया गया राजस्व देना कठिन हो गया, क्योंकि राजस्व भी 50 से 100% बढ़ा दिया गया और मजबूर होकर रैयत फिर ऋणदाता के पास न गए, लेकिन ऋणदाताओं ने ऋण देने से इनकार कर दिया। तो यही चीज़ हम टॉपिक में ऊपर देखे हैं कि ऋण का स्रोत सूख गए, यानी जो अब किसान जो है अब बेचारे मजबूर होकर क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि अब मजबूर होकर ने रैयत फिर कहाँ गए, ऋणदाता के पास जो ऋण देता था, यानी जो कर्ज लगाते थे लोग, किसान जहाँ से कर्ज लाते थे फिर उसी के पास गए। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, अंग्रेज कर्ज थोड़ी लगाता था, वो तो सिर्फ लगान वसूलता था, कर टैक्स वसूलता था। तो ये ऋणदाता के पास फिर कर्ज लेने गए, लेकिन ऋणदाता ने ऋण देने से इनकार कर दिया, यानी कि अब जो ऋण का स्रोत था ये टॉपिक में बताया गया है, यानी अब ये ऋण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब ऋणदाता सोचने लगा कि भाई अब इसको ऋण देंगे तो सधाएगा कहाँ से, इसका एक तरह की खेती बर्बाद हो गया। मतलब अब खेती का डिमांड उसका ये नहीं है, कपास का डिमांड उतना नहीं है, ये मुनाफा अब कमाएगा कहाँ से, हमको पैसा देगा कहाँ से, इसलिए इसको कर्ज देना लोग बंद कर दिया। एक और तो ऋण का स्रोत जो है वो सूख गया, और वही दूसरी ओर राजस्व की मांग भी बढ़ गई, यानी कि दो दो मुसीबत किसान के साथ अब आ गया। ये चीज़ है, एक तरफ स्रोत खत्म हो गया ऋण का, अब उसको पास ऋण पैसा आएगा तब तो जा करके खेती करेगा, ऊपर से राजस्व का मांग इतना बढ़ गया क्योंकि अब किसान अब दोनों तरफ से परेशान होने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे हम लोग स्रोत देखेंगे 8, जिसमें रैयत अर्जी देखेंगे। अब बेचारे कोर्ट कचहरी का चक्कर और अर्जी तो लगाएंगे ही, क्योंकि अब इसका परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और बढ़ चुका है। तो इस रैयत की अर्जी में हम लोग देखेंगे, जो स्रोत 8 में अर्जी लगाया था, अर्जी में किसान ने साहूकारों द्वारा किए जा रहे शोषण की शिकायत की है। ठीक है, यानी रैयत के जो अर्जी है स्रोत 8 में कह रहा है कि किसान ने, ठीक है, किसान ने साहूकार द्वारा यानी कर रहे शोषण, ठीक है, यानी साहूकार द्वारा ने किए जा रहे यानी जो शोषण था, मतलब कर्जा ना देना, चाहे कर्जा देना तो बहुत ब्याज लेना, तो ये सब चीज़ का शिकायत किए थे, स्रोत 8 में बताया गया है। और किसान घर का खर्च चलाने के लिए साहूकार से पैसा, कपड़ा, अनाज लेने को मजबूर थे। तो इतना चीज़ देखिए, घर चलाने के लिए उनको अनाज भी नहीं था, ऊपर से कपड़ा लत्ता भी नहीं, ठीक है, और पैसा भी नहीं थे। सब्जी चलाने के लिए तो भाई सारा मतलब कि जो निर्भरता था वो था साहूकारे पर, ये किसान लोग। और साहूकार इन्हें कठिन शर्तों पर न देते थे, यानी ऋण जो था ना, साहूकार इन्हें कठिन शर्तों पर देते थे और किसानों से यानी बंध पत्र लिखवाते थे। बंध पत्र का मतलब है कि जो ऋण देते थे तो ओकर लेखा जोखा रखते थे ना, एक मतलब डायरी मेंटेन करते थे। ठीक है, या हम अभी एग्रीमेंट पेपर कह सकते हैं। अभी कोई बड़ा बड़ा लोग जो होता है कर्ज उर्ज लगाता है ज़्यादा रकम, 1-2 लाख 5 लाख, तो वो एक बॉन्ड पे मतलब कि अथी पे लिखवा लेगा आपको, एग्रीमेंट पेपर पे, कि आप मैं इतना तारीख को हमसे कर्ज लिए, उससे साइन करवा लेगा अच्छा खासा। तो वो चीज़ उस ज़माने में भी किया गया। अब इसलिए क्योंकि इसको विश्वास था कि हो सकता है कि हमको जो लिया है मतलब कि ब्याज पे पैसा लिया जो है, यानी ऋण जो ले रहा है, ये कहीं हो सकता है कि देगा या ना देगा। हमारे पास पेपर रहेगा तब तक किसी को दिखाएंगे, हम भी जाएंगे कोर्ट कचहरी और कहेंगे कि देखिए ऐसे ऐसे किसान लिया था, हमको दे नहीं रहा। इसीलिए कठिन शर्तों पर यानी अच्छा खासा शर्त लगा के तब साहूकार अब क्या दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, और भी बंद पत्र पे लिखवा के दे रहे हैं। और कपड़ा और अनाज की कीमत न नगद यानी नगद ग्राहकों से 25 से 50% ना अधिक यानी ली जाती थी। किससे? तो किसान से। यानी जो आदमी नगद कपड़ा लेगा ना, ठीक है, साहूकार से, तो या नगद कोई अनाज लेगा उससे, या कपड़ा लेगा, कपड़ा या अनाज की कीमत जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कपड़ा और अनाज अगर नगद लेते हैं यानी नगद पैसा देकर उसी वक्त लेते हैं, तो 25 से 50% रुपया आपको कम पे करना होगा। समझे? अगर उधार लेते हैं, उधार यानी कर्ज लेकर के, कर्जा के रूप में यानी उधार,
तो समझिए 25 से 50% अधिक रुपया उसको देना होगा। तो ये तो भाई मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला बात हो गया। किसान भी बेचारा मजबूर था, जाएगा कहाँ वो। और साहूकार किसानों की खेत की उपज भी ले जाते थे। यानी जब देखिए अब इतना सामान जो उधारे लाए हैं ओकरा यहाँ से, कपड़ा अनाज, तो इसीलिए ये आते थे खेत में, सीधा उसका उपज जो हुआ है सीधा उठा के ले जाते थे खेते में से। लेकिन उसकी कीमत न किसान के खेतों में जमा नहीं करते थे। क्यों करेंगे भाई? अब मेन बात है कि साहूकार से तो कर्जो तो ले ले है ना, तो उस पैसा ही कैसे देगा? सीधा मनमानी से अपना जितना मन उतना अनाज उठाए और चले गए। इसके बदले वो जमा कुछ नहीं देते थे उसको, जमा के रूप में रुपया। और उपज लेते समय साहूकार न रसीद भी नहीं देते थे कि भाई हम कितना के अनाज लिए हैं आपका खेत में से, और हम कितना के हम अपना वस्तु दिए थे आपको, अनाज पानी जो दिए थे, कपड़ा लत्ता, तो वो कितना के दिए थे, हमारे खेत में से वो कितना ले गए हैं। तो ये सब का रसीद उसीद उन्हें मेंटेन नहीं करते थे। यानी बेईमानी का नियति अच्छे खासे सबके दिमाग में बैठा हुआ था। तो ये चीज था, ठीक है। तो इसीलिए रसीद भी नहीं देते थे। और कह रहे कि 3.6 में हम लोग देखेंगे, स्रोत 8 खत्म हो गया, 3.6 अन्याय का अनुभव। अब न अनुभव होने लगा किसको? यानी कि मतलब कि किसान को, रैयतों सो को अब अनुभव होने लगा कि भाई अब मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो अब अनुभव होगा, ठीक है। ऋणदाताओं द्वारा ऋण देने से यानी माना करने पर ना, यानी रैयत बहुत नाराज हो गए। अब देखिए वो जाएगा से जाएगा कहाँ? ऋण कौन देता था? तो यही साहूकार देता था। तो ऋणदाता जो कर्जा नहीं देने लगा ना, तो इससे नाराज हो गए। देखिए रैयत कर्ज बढ़ने से नाराज नहीं था। मतलब ठीक है, कर्ज नहीं दे रहा था और उससे तो नाराज था, लेकिन कर्ज उसके ऊपर जो बढ़ रहा था, मतलब कर्ज पे कर्ज ले रहा था इसे, तो उससे ही सब नाराज नहीं था, कर्ज बढ़ने से नहीं, बल्कि ऋणदाता के शोषण, ठीक है, और ग्रामीण रीति रिवाज के उल्लंघन से ये सब नाराज थे, ठीक है। यानी ग्रामीण प्रथा के अनुसार देखा जाए तो ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता। यानी पहले पुराने जमाना में अंग्रेज के आने से पहले भी तो ऋण वाला काम चल ही रहा था। ये अंग्रेज के आने के बाद ज़्यादा साहूकार जो है तो मनमानी करने लगा, अपना मर्जी से मतलब कि ब्याज लेता था वो, अच्छा खासा मतलब रुपया पे ब्याज बांधता था। तो ये जो ब्याज है करा मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। 1,000 आप रुपया लिए हैं ना, तो ब्याज 1,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम चाहे जितना साल में चुकता करेंगे। ऐसा नियम था पहले ग्रामीण का, लेकिन जब अंग्रेज आया है तो देखिए ये सब पूरा बदल देगा। क्या किया है कि सब औपनिवेशिक शासन में ना इस नियम का उल्लंघन किया है। तो इससे परेशान था किसान, यानी किसान जो थे, रैयत जो थे, इससे ज़्यादा दुखी थे, वो नाराज थे, ठीक है, कि कह सके नियति में जो बदलाव आया है इससे। और दक्कन दंगा आयोग की जांच में एक यानी मामले में पाया गया, जब दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था ना, तो ये दक्कन में जो दंगा हो गया था उसको जांच उसके लिए जो ये आयोग के गठन किया गया था, तो इसी आयोग ने एगो जांच में, उसी जांच के दौरान एगो चीज मामला इसको पाया गया, ठीक है। इनको एक मामला ऐसा मिला कि जिसमें 100 रुपए के मूलधन पर करीबन 2,000 रुपये से अधिक ब्याज लिया था साहूकार। दोस्तों यानी 100 रुपया उसको मूलधन दिया है, 100 रुपया, मात्र 100 रुपया। अब ब्याज कितना जोड़ रहा है? 100 रुपया पे 2,000 से अधिक, कई गुना ज़्यादा है। देख रहे हैं किसान एक तक कि बेचारे उस समय में स्थिति इतना खराब था कि वो देने में सक्षम नहीं था, ऊपर से इतना ज़्यादा लाद देना कि बेचारा फंसी लाएगा, मर जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब। तो 100 रुपया के मूलधन पे 2,000 ब्याज मतलब कि वो लिया था, ऐसा एक साक्ष्य के रूप में कहीं पे जांच पड़ताल में पाया गया, जब दक्कन आयोग जब जांच कर रहे थे, ठीक है। रैयत ने अनेक याचिका, ठीक है। देखिए याचिका, जब याचिका का मतलब होता है जैसे शिकायत के लिए कोई आवेदन में देता है ना किसी थाना में, कोर्ट में, ठीक है, जहाँ पे उसका सुने कोई, तो याचिका का मतलब यही होता है कि रैयत ने कई अनेकों याचिका, ठीक है, आवेदन दिए थे, मतलब शिकायत किए थे, अनेकों याचिका कि अत्यधिक ब्याज और जबरन वसूली हमसे हो रहा है और बहुत ज़्यादा ब्याज लिया जा रहा है रुपया पे, सब मनमानी कर रहा है साहूकार से। तो इसके लिए कितना ज़्यादा याचिका दिए थे, लेकिन कोई सुन ले होगा थोड़ी ना इसका। तो ये चीज़ है, उसी टॉपिक के बचे हुए बात है, उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। रैयत ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज यानी कि मानने लगे। अब रैयत जो है ऋणदाता को, यानी जो कर्जा लगा रहा है उसको, यानी साहूकार को, अब क्या कर रहा है, ये कुटिल और धोखेबाज मानने लगे। और वे न
खातों में धोखेधारी और कानून के उल्लंघन की शिकायत करते थे। यानी ऋणदाता को कुटिल का मतलब देखिए क्या होता है। धोखेबाज का मतलब तो समझ में आ गया, इसे धोखेबाजी तो कर ही रहा था। ये कुटिल का मतलब कपटी या चालाक होता है, तो इसका मतलब ठीक है। तो कुटिल का मतलब कपटी या चालाक, तो इससे तो कपटी अब इसके अंदर सोच आ गया। बड़ी चालाकी से मतलब झूठ साँच बोल के जैसे तैसे ब्याज पे पैसा लगाता था, तो ये चीज़। तो कुटिल और धोखेबाजी अब रैयत को यानी किसान को समझ में आने लगा, और वे ना खातों में धोखाधड़ी और कानून के उल्लंघन, यानी जो कानून बनाया गया था कि कर्ज कैसे लगाना है, जो नीचे हम लोग देखेंगे 1859 में लगा था, इसका भी उल्लंघन करने लगा ये सब। 1859 में अंग्रेजों ने परिसीमन कानून बनाया था। 1859 में एक परिसीमन जो कानून बना था, और उसके अनुसार ऋण पत्र है वो केवल 3 वर्ष के लिए ही मान्य होगा, यानी वैलिड रहेगा मात्र 3 वर्ष के लिए। जो ऋण पत्र बनवाता था, ऋण बंध जो हम पीछे पढ़े हैं, बंध पत्र, तो वो चीज़ 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद वो मान्य नहीं रहेगा, ये नियम के अनुसार। तो ये भी ठीक है था। ये सब 10 साल, 20 साल, 50 साल, चाहे उसके पिताजी उसके दादाजी कोई कर्जा ले ले है कोई साहूकार से, तो वो उसका चुकाएगा। तो अन्ना वाला सिस्टम इसे चलाता था साहूकार से, जो बहुत गलत था भाई। इसीलिए अंग्रेज ये काम ठीक किया था कि 1859 में क्या किया था वो अंग्रेज ने, वो परिसीमन कानून लाया था अंग्रेज ने, ठीक है। इसके अनुसार मात्र 3 वर्ष के लिए मान्य रहेगा कोई भी ऋण पत्र, यानी कोई भी बंध पत्र यानी ऋण पत्र जो है, और कर्जा के लेखा जोखा वाला पत्र, वो मात्र 3 साल का है तभी भाई मान्य है। न तो मेरे तक का अगर याचिका आता है तो हम उसको खारिज कर देंगे, मतलब कहें तब मतलब कि वो मान्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो है परिसीमन, परिसीमन का मतलब होता है सीमा तय करना या असीमित करना, ठीक है। तो सीमा तय करना, तो एक सीमा तय कर दी है ना 3 साल तक ही, इसीलिए परिसीमन कानून लाए वो, कि 3 साल के बाद का पेपर मेरे तक लाते हैं तो आप साहूकार हो या किसान हो, ये वैलिड नहीं रहेगा। और इसका उद्देश्य था लंबे समय तक ब्याज जमा होने से रोकना था, यानी लंबे समय तक जो ब्याज जमा मोट हो जाता था, उसके बाद उसका घर द्वार सब छीन लिया जाता था, उसका मतलब गाय भैंसी, उसका बैल उल सब खेती बाड़ी के लिए जितना सामान रखा था सब छीन लेता था, मोट ब्याज एक बार इकट्ठा करके। तो ये व्यवस्था मतलब खत्म हो, इसके लिए कानून लाया गया था परिसीमन वाला। लेकिन ऋणदाताओं ने इसका फायदा उठाया, और वे हर 3 साल में ना नया बंध पत्र बनवाता था। देखिए मतलब कैसू ये जो था ना, मतलब कैसू जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो अपना तरीका ढूंढ ही लेता है। अच्छा कि बेईमानी सोच वाला वो अपना तरीका ढूंढ ही लेता है। क्या कर रहा है ये कि, लेकिन ऋणदाता ने उसका फायदा उठाया, ये कानून के भी फायदा उठा लिया ये 3 साल के लिए। कांग्रेस सोचा कि नहीं 3 साल के लिए कम से कम परिसीमन कानून ला देंगे, एक सीमा तय कर देंगे 3 साल के लिए, तो कम से कम स्थिति सुधरेगा ऋणदाता अति ऋण जो ले रहा है उसका, रैयत सबको, किसान सबको। लेकिन यहाँ इसका भी फायदा उठाया, वो करा कि वे हर 3 साल में नया बंध पत्र यानी नया एग्रीमेंट बनवाते थे 3 साल पे, और पुराने बकाया मूलधन को यानी और ब्याज को ना नए मूलधन बनाकर उस पर भी फिर से ब्याज बांध देते थे। वाह, मतलब कोई किसान अगर 1,000 रुपया लिया है और उसका 3 साल में 500 ब्याज हो गया तो 1,500 हो गया। अब वो 1,500 3 साल के अंदर नहीं चुकाया ना, तो 3 साल के बाद क्या करेगा, क्योंकि 3 साल तक वैलिड है, तो नया बंध पत्र बनवाएगा कि देख भाई तोरा यहाँ दे रही 1,000 और 500 रुपया हो गया तुम्हारा ब्याज, अब ना ये 1,500 पे ब्याज चलेगा। ऐसा नया मूलधन तैयार कर देता था इसे 3 साल पे। मतलब देख रहे हैं, मतलब किसान को जैसे मुआ के छोड़ेगा। और ऋणदाता ना कई तरह से रैयतों को ठगने यानी ठगते थे। देखिए कई कई तरह से ठगते थे, इसका साक्ष्य दिया हुआ है। एगो तो रसीद नहीं देते थे, कै तारीख को दिए, वो अपना डायरी खाली मेंटेन कर लेते थे, तो भाई हमको देले होइएगा 2 तारीख को चाहे 1 तारीख को पैसा, अगस्त महीना में लिखिएगा, कहीं मार्च महीना के लिख लीजिएगा 2026, तो भाई बहुत अन्याय होगा। तो यानी यही करता था, ये सब क्या करता था कि इसको रसीद नहीं देता था जो कर्ज लिया उसको। क्यों? एक तो कि किसान पढ़ा लिखल नहीं था, वो डायरी देखता नहीं था, अगर उसको रसीद क्या कर देख लेगा दे देगा तो उसको किसी दूसरे से देखवाएगा रसीद, देखिए तो हम फलनामा से जो कर्जा लिए हैं कितना तारीख को लिए हैं, तो किसी दूसरे से रसीद ना देखवाए, इसलिए उसको रसीदे नहीं देता था प्रूफ के तौर पे कुछ हो, ठीक है। और बंध पत्र में ना गलत आंकड़े लिखते थे, यानी जो कर्जा के लेन देन वाला पत्र बनाया था डायरी, उसमें गलत आंकड़ा ही सब भरता था, और फसल कम कीमत पर इसे लेता था, यानी उसके बदले जो कर्ज वसूलने आते थे उसके बदले जो फसल लेते थे कम कीमत पर, और उनकी संपत्ति पर यानी कि जबरन कब्जा करने लगता था, ठीक है। और ब्रिटिश अधिकारी ने लेन देन के लिए ना लिखित और कानूनी दस्तावेज को जरूरी माना, यानी ब्रिटिश अधिकारी कहा कि देख भाई हम मुंह से बोलने से तुम लोग की बात नहीं सुनेंगे, अगर किसान भी है तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम्हारे अन्याय को हम तभी समझेंगे जब तुमको लिखित साक्ष्य देगा, और लिखित साक्ष्य तेरे पास था ही नहीं क्योंकि पढ़ल लिखल नहीं था ये।
साहूकार के पास था। साहूकार तो देखिए रहे हैं कि वो गलत फलत पूरा आंकड़ा डाटा हेन तेन करके वो ले जा रहा है, उसके पास था तो उसी को मानेगा, साहूकारी को मानेगा कौन? अंग्रेज अधिकारी। और दस्तावेजों में लेन देन की शर्तें न स्पष्ट और कानूनी रूप से न लिखित यानी होनी चाहिए। अंग्रेज ये भी शर्त लगा दिया, कोई में जितना भी शर्त होगा यानी दस्तावेज में, वो चाहे जो भी कानूनी रूप होगा तो वो एक कानूनी रूप से कहती होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। यानी कि उसमें के अर्थ और मतलब कि शर्त स्पष्ट और कानूनी होना चाहिए। ठीक है, कानून के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि आप जो भी अपना मर्जी से कुछ भी मतलब लिखा हो ऐसा नहीं, और लिखल होना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ साक्ष्य रहेगा तभी मानेंगे, वैलिड माना जाएगा। और किसान अक्सर न दस्तावेज की बातें न समझ नहीं पाते थे, क्योंकि सब पढ़ल लिखल नहीं न थे भाई, तो कैसे दस्तावेज वाला बात समझ पाएंगे, लिखा पढ़ी वाला बात। और फिर भी उसमें उनमें से उनसे ना यानी फिर भी उनसे हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान, ठीक है, जो पढ़ल लिखल थोड़ा बहुत है उसे हस्ताक्षर करवा लेते थे, और जो न पढ़ल लिखल उसे अंगूठा के निशान लगवा लिए जाते थे। और ऋणदाता बंध पत्र में ऐसी शर्तें लिख देते थे कि जिनकी जानकारी न किसान को नहीं होती थी। अब देखिए, ऋणदाता जो है, ऋण जो कर्जा लगा रहा है, वो बंध पत्र में यानी कि जो लेखा जोखा कर रहा है, ऋण वाला जो डायरी है, उसमें ऐसा ना शर्त लिख देते थे जिनकी जानकारी किसान को कुछ हो भी नहीं करता था। और किसान इन दस्तावेजों से यानी डरने लगे। ठीक है, लेकिन जीवन चलाने के लिए तो भाई ऋण इसको लेना ज़रूरी ही था, क्योंकि इसके पास तो रुपया था नहीं, तो इसीलिए कर्जा पर ही जीता था। बेचारे कर्जा पे ही खेती करते थे, पूरे घर चलाते थे, तो ये चीज़ है। लेकिन ये अब ना दस्तावेज को देख के डरने लगे। क्यों? क्योंकि दस्तावेज में क्या लिखा गया होगा इसको तो पता नहीं था, तो इसलिए। और ऋणदाता ना कानूनी दस्तावेज के बिना ना ऋण देने को अब तैयार नहीं थे। अब ऋणदाता क्या कह रहा है, जो कर्जा लगाता था, कि भाई अब कानूनी दस्तावेज बनेगा, यानी कि एग्रीमेंट पेपर बनेगा, तभी हम आपको देंगे, कथी ऋण देंगे। अब इसको ऋण दस्तावेज से मतलब कि दस्तावेज से डर लग रहा है कर्जा लेने वाले जो व्यक्ति हैं कि रैयत, तो ये रैयत के साथ अब भारी भारी मुसीबत आ रहा है, तो ये चीज़ है। स्रोत नंबर 9 देखेंगे, भाड़ा पत्र। देखिए, अधिक कर्ज होने पर, देखिए भाड़ा पत्र का मतलब है कि भाड़ा पे लिया गया, यानी कि हम कह सकते हैं हाँ, भाड़ा पे लिया गया जो चीज़ें होता है, तो उसके लिए भी पत्र बनवाता था ये सब। ठीक है, क्योंकि अब तो किसान का सारा ज़मीन जायदाद और पशु जो है और खेती करने का औजार सारा छीन जाएगा अब, क्योंकि सारा कब्जा कर लेगा कौन? अब साहूकार, क्योंकि इतना ना कर्ज बढ़ गया है किसान पे, इसीलिए। तो अब भाड़ा पत्र का इस्तेमाल होगा। यानी अधिक कर्ज होने पर न किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता था। इसीलिए क्या हुआ, यानी मजबूरी में उसे अपनी जमीन, गाड़ियां और पशु, जो बैलगाड़ियां रखते थे वो, और जमीन, पशु, ये ऋणदाता को देने पड़ते थे। यानी ऋणदाता को क्या कर जाएगा अब ये जो है किसान, ये अब क्या करेगा, जब ये ब्याज चुकता नहीं करेगा, ऋणदाता उसके दूरा पे जब दरवाजे पे आता है, तो उसके बदले तो ब्याज के रूप में अगर उसका मतलब पशु ही खोल के ले जाएगा तो उसको तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उसके बदले अब ब्याज के बदले, उसके मूलधन के बदले उसका ज़मीन छीन लेता था वो सब, और गाड़ियाँ, पशु, ये सभी चीज़ें। और खेती जारी रखने के लिए न किसान इन्हीं ज़मीन और पशु को फिर भाड़े पर लेता था। देख रहे हैं, यानी अपना ज़मीन, अपना गाड़ी, अपने पशु जब छीना गया था, फिर अपने गाड़ी, अपने पशु, अपने ज़मीन को फिर भाड़े पर ये सब लेते थे। इनका स्थिति बहुत खराब हो गया था, मतलब किसान का। और इसके लिए ना भाड़ा पत्र बनवाया जाता था। अब भाड़ा पत्र बनेगा, एगो तो बंध पत्र बनता था ऋण देने के लिए किसान से बनवाता था। अब ये भाड़ा पत्र इसलिए बनवाता था कि देख भाई, तू जितना भी मतलब तुम्हारे पास जो था पशु, गाड़ियाँ और ज़मीन था, वो तुम हमको दे दिया है। अब जो हमको दे दिया है तो अब ये मेरा हो गया। अब जो तुम हमसे ले रहा है तो ये हम तुमको भाड़ा पे दे रहे हैं, तो इस चीज़ को तो भाई एक लेखा जोखा होना चाहिए। ना तो हो सकता है कि मैं कहीं बाद में किसान झूठ बोले कि नहीं तो मेरा ही था। इसीलिए ये सब होशियार आदमी था, पढ़ा लिखा था, उसके पास बुद्धि था, वो क्या किया, भाड़ा पत्र को तैयार करवाया, साहूकार साहब। और उसमें लिखा होता था कि जमीन, पशु और गाड़ियां अब किसान की अपनी नहीं है। मतलब हमको दे दिया तो किसान को कैसे रहेगा। और विवाद होने पर यही दस्तावेज न न्यायालय में यानी मान्य होते था, यही दस्तावेज ये सब पेश करता था। अगर कोई किसान अगर कोई याचिका दायर किया है, ठीक है, कोर्ट में, तो वहाँ पे दस्तावेज के रूप में कौन दिखाएगा, अब ये भाड़ा पत्र दिखाएगा। देखिए हमको तो यही, उससे हस्ताक्षर करवा लेता था, अंगूठा के निशान ले लेता था, कि देखिए इन्हीं के मर्जी से मतलब सारा चीज़ें अपना गाड़ी घोड़ा और जो भी ज़मीन और पशु था वो हमको दिया है, फिर भाड़ा पे लिया है, ये सारा चीज़ वो प्रूव करता था दस्तावेज के माध्यम से। और दक्कन दंगा आयोग के एक अभिलेखों से पता चला कि
नवंबर 1873 में एक दस्तावेज पर किसान ने हस्ताक्षरित यानी किया था, यानी अपना हस्ताक्षर किया था, साइन किया था, ठीक है। ये नवंबर 1873 में एक दस्तावेज मिला था। दक्कन दंगा आयोग जो बना था, दक्कन में जो दंगा हुआ था उसको यानी कि खोज पड़ताल करने के लिए, तो उसी के अभिलेख से ये चीज़ मिला था, ठीक है। एक हस्ताक्षर कैल ऐसा दस्तावेज मिला था जो किसान खुद हस्ताक्षर करता था। तो किसान सही में कैले भी होगा, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं ना था। देखिए, इस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं, यानी मैं, ये ऐसा किसान लिखता था कि मैं लिखता नहीं था, वो लिखवा के मैटर पहले से लाता होगा, चाहे लिख के, और उस पर साइन खाली कर ले होगा, ये लिखवा ले होगा, ठीक है, साइन करवा ले होगा, उठा के निशान ले होगा। उसमें लिखा रहता था मैं, ठीक है, 2 गाड़ियाँ, एक दस्तावेज मिला था, में लिखा था कि मैं 2 गाड़ियाँ और 4 बैल बेचकर उन्हें 4 रुपये प्रति मासिक, ठीक है, भाड़े पर वापस लिया है। यानी मैं अपना 2 गाड़ी और 4 बैल इसको बेच दिया है, ठीक है, इनके हाथ है, और उस पर साइन कर लेते ये बजाते, और फिर हम यही 2 गाड़ियाँ और 4 बैल हम फिर ले रहे हैं वापस अपने पास, जो अब इसका 4 रुपया के महीना हम भरेंगे, यानी 4 रुपया मासिक वेतन भरेंगे। अब देखिए, अपना ही चीज़ को भाड़ा पे ले रहे हैं दे करके। तो ये चीज़ है, इसका एक दस्तावेज भी मिला हुआ है जो नवंबर 1873 में मिला है। किसान को हर महीने ना, यानी भाड़ा देने और उसकी रसीद लेने की शर्त भी थी। यानी किसान को हर महीने जो भाड़ा देगा इसका 4 रुपये का महीना अब, तो उसका रसीद लेना भी कथी था, मतलब कि अनिवार्य था, जरूरी था। तो ये चीज़ है। चलिए अगला स्रोत हम लोग देखेंगे। स्रोत नंबर 10 है कर्ज, ठीक है, यानी कैसे बढ़ते गए, ठीक है, कैसे बढ़ते गए, कैसे होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया हुआ है, आप ठीक कर लीजिएगा। तो कर्ज जो है कैसे बढ़ते गए, तो कर्ज बढ़ने का तो खैर बहुत सारे कारण हैं, आप देखो किए हैं, लोन पे मतलब लोन कर रहे हैं, ऋण पे ऋण ले रहे हैं, तो कर्ज तो बढ़वे करेंगे। और ऊपर से कि सबका ब्याज, हाँ, अगर कर्ज बढ़ने का एक तो सबसे बड़ा कारण है कि ब्याज ज़्यादा मात्रा में ना ये सब ले रहा है, तो इसके वजह से कर्ज कैसे चुकता कर पाएगा अथी में जो किसान थे। देखिए, दक्कन दंगा आयोग जो है, दक्कन दंगा आयोग को न दी गई अपनी याचिका में एक, यानी रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। मतलब ये रिपोर्ट जो दिए हैं, मतलब याचिका जो दिए हैं एक रैयत यानी किसान, उसी बात को हम लोग नीचे पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है कि एक साहूकार 100 रुपया का मात्र यानी ऋण दिया, ठीक है, तो उस पे ना 3 से 2 आने, यानी प्रतिशत क्या होगा, उसका मासिक ब्याज होगा, मासिक ब्याज पे पैसा मिला जिसका कै आना ब्याज होगा, तो 3 से 2 आना। देखिए, उस समय में आना चलता था, जैसे 1 रुपया में 16 आना होता था, तो वो आना के हिसाब से 1 रुपया में 16 आना, यानी 1 आना इक्वल टू होता था करीबन 4 पैसा, तो यानी 64 पैसा, यानी 1 रुपया में 64 पैसा होता था। जैसे अभी हो रहा है ना, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है, 98 रुपया को फिर कहते हैं 50 पैसा। तो वैसे ही उस समय में 1 रुपया में 64 पैसा होता था, लेकिन पैसा वाला बात तो था ही नहीं, अभी मतलब समझा जाता है, उसमें आना चलता था, पैसा था ही नहीं, पैसा में नहीं गिना जाता था कोई चीज़ को। वो तो खैर आगे जब मतलब जो कैलेंडर, जब अपना विदेशी कैलेंडर ये सब लाया है, और हाँ, दशमलव पत्ती के फिर खोज उज हो गया है हमारे भारत देश में, तो उसके बाद से फिर ये सब सिस्टम सुधरा था, रुपया पैसा आया है, उसके बाद आना उना वाला बात खत्म हो गया है। तो ये एक साहूकार का उसमें याचिका में लिखे हुए थे कि 100 रुपया दिया है तो उस पर ऋण कितना लेगा, 100 रुपया पे, 100 रुपया पर 3 से 2 आना, ठीक है, यानी इतना प्रतिशत, 3 से 2 आना प्रतिशत ब्याज पर बांधल होगा। और ऋण लेने वाले को बांड पास होने की तारीख में 8 दिन के यानी भीतर चुकाना होगा। यानी बांड पास होना का मतलब है कि जो बंध पत्र होता था जिसपे लिखाया एक डायरी की, जिसपे कर्जा वर्जा लिखाएगा, तो उसको पास होने से पहले अगर वो बन गया पेपर, ठीक है, तो फिर तो ऋण ऋण आपको नहीं लेगा 8 दिन के बाद, अच्छा खासा बहुत दिन के बाद टोकेगा, सीधा मोट हो जाएगा तब। अगर 8 दिन के भीतर आप चुकता कर देते हैं तो वो वापस ले लेगा पैसा, ठीक। और समय पर ऋण न चुकाने पर न उसका मूलधन और उसका ब्याज को जोड़ेगा, यानी प्लस करेगा, जोड़ लेगा, और जोड़ करके न नया बंध पत्र एगो बनवाएगा, वो फिर से नया वाला बंध पत्र। एगो तो पहले बांड बना यानी बंध पत्र बना जो 8 दिन के भीतर चुकाना था, नहीं चुकाया तो एगो पहला, ये दूसरा बनवाया कि 8 दिन के बाद जब नहीं चुकाया इसलिए। अब क्या कर रहा है कि ये संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए ना 125 दिन का मोहलत देते थे, यानी 125 दिन तक में अगर चुका देते हैं तो वो सरकार जो कानून लगाया था 3 साल पे
3 साल तक के जो मतलब कि मान्य रहेगा, और ये जो साहूकार 3 साल के बाद फिर से रिन्यूअल करता था, फिर से नया बंध पत्र बनवाता था। तो ये सब चीज़ नहीं करेगा अगर 125 दिन तक के अंदर में आप पूरा पैसा को चुकता कर देते हैं तब, यानी मूलधन ब्याज सब मिलाकर, ठीक है। और नहीं तो क्या करेगा सर, देखिए 3 साल और 15 दिन जैसे ही बीतेगा, यानी 3 साल के बाद 15 दिन और बीत जाएगा, तो फिर से एगो तीसरा बांड बनाएगा, क्योंकि पहला तो बना चुका है, एगो 8 दिन पे, एगो 125 दिन वाला। अब उसके बाद जब नहीं चुकता किया तो पैसा का ज़्यादा लेट हो गया, तो अब क्या किया करेगा वो, कि तीसरा बांड बनाएगा। यानी तीसरा बांड का मतलब है, बांड का मतलब आपको पता है, यानी बंध पत्र, यानी जो ऋण के जो डायरी उरी था वो बनाएगा, ठीक है। चाहे वो एग्रीमेंट पेपर कह सकते हैं, जिस पर लिखल हो कि हाँ फलाना नाम के व्यक्ति यानी कर्ज लिया है इतना तारीख को, ऐसे। और 3 साल 15 दिन के बाद ऐसा होता था कि तीसरा बांड लाता था वो, और यही प्रक्रिया हर 3 साल में ना दोहराई जाती थी, जिससे कर्ज लगातार बढ़ता जाता था। देखिए कर्ज बढ़ने का यही कारण है कि एक तक कि आप ठीक ठाक उस ज़माने में 2 आना 3 आना ये सब का वैल्यू था। अब उतना एक तक कि महँगा आप मासिक ब्याज लगा रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि हर 3 साल पे उसको क्या कर रहे हैं, मूढ़ को और सूद को, यानी जगह ब्याज कहते हैं, मूढ़ सूद को एक करके फिर उसको मूढ़ बना दे रहे हैं, यानी मूलधन बना दे रहे हैं। तो यही प्रक्रिया हर 3 साल पे जब दोहराई जाएगी तो ओकरा ऊपर तो भाई लगातार कर्जा बढ़ेगा ही। और 12 वर्षों के अंत में ना, करीबन मान लीजिए एगो एग्जाम्पल दिया गया कि 12 वर्षों के अंत में अगर कोई 1,000 रुपया लिया है ना, तो उस 1,000 पर उसको ऋण पता है कितना ब्याज भरना होगा, ठीक है। उस ऋण पर 1,000 के ऋण पर करीबन 2,028 रुपया और 10 आना 3 पैसा, इतना ब्याज उसको भरना पड़ जाएगा 12 साल में, ठीक है। करीबन दोगुना से भी ज़्यादा। तो ये चीज़ है, उस समय में इस पैसा का बहुत वैल्यू था। आप इसको 1,000 2,000 नहीं समझिए, सब लाख में बात कीजिए, मतलब उस समय के लिए सब लाख रुपया था। तो 10 आना 3 पैसा क्यों लिखा हुआ है, से बात को समझिए। हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि 4 पैसा होता है 1 आना बराबर। अगर ये 4 पैसा रहता यहाँ पे 3 पैसा के जगह पे, तो 1 आना हो जाता। तो 1 आना तो इसमें जुड़ जाता है 10 में, तो 11 आना लिखा था, तो ना लिखा था 2,028 रुपया 11 आना। लेकिन यहाँ पे 10 आना है, ठीक है, और 3 पैसा है, क्योंकि 3 पैसा जो है आना से छोट होता था। आना से क्या होता था, छोट, क्योंकि एक आना में 4 पैसा होता था, तो पैसा छोट हुआ ना, आना बड़ा हुआ। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ है, मतलब करीबन 1,000 रुपया को देख लीजिए 12 साल में ऐसे करके वो कुल ब्याज लेता था। अब हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक है चौथा, दक्कन दंगा योग, जो 1875 में इसका गठन हुआ था। दक्कन दंगा योग का गठन कब हुआ था, 1875 में। और दक्कन दंगा योग में विद्रोह, जो दक्कन में विद्रोह हुआ था, उसको फैलने पर मुंबई सरकार ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया था। यानी शुरू में सरकार को लगा कि विद्रोह जो है दब जाएगा, इसको हम कुचल उचल देंगे, बस विद्रोह ज़्यादा आगे नहीं लंबा खींचेगा। लेकिन भारत सरकार को डर था। देखिए मुंबई सरकार को नहीं डर था, उस राज्य में नहीं डर था, लेकिन भारत सरकार तो बंगाल में 1857 के क्रांति तो देख ले था कि कितना बड़े लेवल का क्रांति हुआ था। इसीलिए भारत सरकार को डर था, ठीक है। 1857 के विद्रोह ने याद दिलाया, चिंतित किया इसको। उसने ना मुंबई सरकार पर यानी जांच आयोग बनाने का दबाव डाला कि भाई तुम लोग जांच आयोग जल्दी से बनाओ, और जल्दी से ये जांच करवाओ कि भाई क्यों विद्रोह कर रहा है ये दक्कन के किसान सब, और इसको कोई परेशानियाँ है तो उसको जल्दी ठीक करो, ना तो अगर ये विकराल रूप लिया तो फिर देख लेना क्या होगा, 1857 वाला गति हो जाएगा। तो इसीलिए ये दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था, जांच पड़ताल करने के लिए किसान क्यों विद्रोह कर रहा है। आयोग ने दक्कन के विद्रोह के कारणों की जांच की, और आयोग की रिपोर्ट न 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश भी किया गया। यानी आयोग का गठन हो जाने के बाद 1875 में जांच भी किया, और जांच में क्या क्या उसको पाया गया, ये सारा चीज़ रिपोर्ट कहाँ जाके पेश किया 1878 में, तब ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का मतलब संसद होता है, जैसे हमारे भारत का जो संसद है, उसी प्रकार से ब्रिटिश का जो संसद था, जहाँ पे नेता ब्रिटिश का नेता यानी इंग्लैंड के नेता लोग बैठता था, वहाँ पे चीज़ को पेश किया। और आयोग ने, देखिए अब ब्रिटिश का सरकार था तो वहीं के ना संसद में पेश करेगा, वहाँ समझेगा कि देखिए भारत में जो मेरा शासन है तो वहाँ के जनता क्यों विद्रोह कर रहा है, चाहे किसान भी क्यों विद्रोह कर रहा है, इसका देखिए वहाँ पे मतलब इस बात को समझेगा, तो इसीलिए वहाँ पे जाकर किया है। और आयोग ने यानी दक्कन दंगा आयोग ने रैयत, साहूकार और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए। देखिए रैयत मतलब किसान, सबसे पहले तो किसान से बयान लिए रिपोर्ट जब तैयार कर रहे थे, और उसके बाद साहूकार जो कर्जा लगाते थे, और चश्मदीद गवाह का मतलब होता है जो अपने आँख से देखे थे, आंखों देखा हाल बताए कुछ लोग कि भाई मेरे सामने में ऐसे ऐसे हुआ है। तो
उससे मतलब बयान लेने के बाद ही ये रिपोर्ट तैयार किए थे। और उसने राजस्व, कीमतों और ब्याज की दरों से संबंधित आंकड़े भी एकत्रित किए थे। कौन? दक्कन दंगा आयोग। यानी राजस्व क्या था, यानी यहाँ से लगान कितना लिया जाता था, खेती का कीमत क्या था, मतलब फसल का कीमत क्या था, ब्याज की दर क्या था, जो साहूकार ब्याज देता था पैसा किसान को, इस सभी आंकड़ा को एकत्रित किया था रिपोर्ट में, जो 1878 में पेश किया था उसमें। और जिला कलेक्टर की भी रिपोर्ट को मांगा गया कि आप जो कलेक्ट करते हैं कर को, टैक्स को, लगान को, तो वो भी रिपोर्ट दीजिए। उसमें संकलित किया गया था, यानी रिपोर्ट में कौन? दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट जो तैयार कर रहा था उस रिपोर्ट में इसको मतलब उसमें इंक्लूड किया गया। और यह रिपोर्ट न दक्कन किसान विद्रोह को समझने के लिए इतिहासकारों का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। यानी जब ये रिपोर्ट तैयार हुआ है तो आगे चल के जब इतिहास लिखाया है इस पे, तो इतिहासकारों का अच्छा खासा स्रोत मिल गया दक्कन दंगा आयोग का, यानी जांच का रिपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए हम लोग काल रेखा के बारे में देखेंगे। देखिए 1765 में जो है, ये 1765, ठीक है, ये इंग्लिश इंग्लिश मतलब वही अंग्रेज, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। यानी सबसे पहले 1765 में यानी दीवानी प्राप्त की थी। देखिए दीवानी का मतलब होता है यानी कर वसूलने वाला जो मतलब कि अधिकारी कह सकते हैं, ठीक है, यानी जो लगान वसूलेगा, तो उसका अधिकार किसके हाथ में आ गया? 1865 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था सबसे पहले 1765 में, ठीक है। बंगाल की दीवानी अब कौन वसूलेगा? इसका अधिकार किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1773 में क्या हुआ? तो कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के क्रियाकलापों की विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जो अपना देश में वो यानी कि ब्रिटेन वाला जो है भारत के लिए एगो एक्ट पारित किए, रेगुलेटिंग एक्ट। उसका मतलब था कि इसका काम क्या था, मतलब इसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो भी ये काम करेगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो कमाएगा या शासन करेगा, यानी पूरा लेखा जोखा हमको देगा, यानी इस पर पूरे नज़र रखने के लिए, ठीक है। 1773 में यानी ब्रिटेन के संसद ने, ठीक है, पार्लियामेंट ने यानी संसद ने यानी एक कानून बनाया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। इस नज़र रखने के लिए कि भारत में सब शासन कैसे कर रहा है, ये ब्रिटेन में कानून बना, ये चीज़ है। 1793 के बाद आपको पता ही है कि 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, जब यहाँ पे बंगाल में अच्छे से शासन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी ब्रिटिश का, तब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त के रूप में वो लागू किया था। और 1800 का जो दशक है, ये करा संथाल लोग न राजमहल की पहाड़ी में आने लगे और वहाँ बसने लगे थे। तो 1800 के आसपास में हम लोग देखे थे उस दशक में कि संथाल लोग, राजमहल के पहाड़ी के लोग जो था, पहाड़ियाँ पहले पहाड़ी जनजाति, तो उसको बेलगा दिया लोग, संथाल लोग आकर वहाँ पे बसने लगे थे। और 1818, देखिए 1818 बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त यानी यहाँ पे लगाया था, राजस्व बंदोबस्त यानी बम्बई दक्कन में। खैर 1820 में लगा था, 1818 दिया हुआ। बम्बई दक्कन, ठीक है, में पहला राजस्व बंदोबस्त, पहला राजस्व बंदोबस्त जो होगा 1818 में लगाया होगा। और कृषि कीमतें जब गिरने लगी तो वो 1820 का दशक माना गया है। लेकिन 1820 आप याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो बम्बई दक्कन में लगा था, तो वो लगाया गया था। तो इसका एक कारण और हो सकता है कि उसके आसपास के काल है, तो हो सकता है कि पहला बार आती मैंने बम्बई दक्कन में ये लगाया गया होगा 1818 में, और उसके बाद फिर सुधार करके उसको 20 में लगाया गया होगा, तो इसीलिए ये समय दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि 1820 के दशक में कृषि कीमतें ना गिरने लगे। तो 1820 के दशक के बाद में कृषि कीमत में थोड़ा गिरावट आया, और 1840 व 1850 तक न बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया हो गई। यानी 1840 और 1850 में बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार जो है प्रक्रिया थोड़ा धीमी हो गई। 1855-56 में हम लोग देखे हैं कि संथाल कैसे बगावत किया था 1855 और 56 में, और 57 में तो खैर बड़ा वाला हुआ था विद्रोह। और 1861 भी हम लोग देखते किए हैं, जो लास्ट टॉपिक सब देखे हैं, जिसमें कपास में तेजी से मतलब कि क्या आया था, कीमत बढ़ने लगा, डिमांड बढ़ गया था 1861 में। और 1875 में हम लोग ये देखे हैं कि दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की थी। तो 1875 में इन्हें बगावत करने की वजह से सबको डायरी उड़ी बंद जो था, यानी कि जो मतलब कि जो ऋण के लिए जो लिखा पढ़ी के लिए वो डायरी रखता था, ठीक है,
तो वो सभी जला दिया गया था। उसके बाद उसका कपड़ा लत्ता, ठीक है, खाने पीने का अनाज सब रोड पे ला ला के जला दिया लोग 1875 में। तो 1875 में ही दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था जांच पड़ताल के लिए कि क्यों भाई सब आंदोलन कर रहे हैं इतने बड़े लेवल के। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखे हैं, इसीलिए काल रेखा को भी आप देखिएगा। ये मतलब शॉर्टली जो पीछे हम लोग पढ़े हैं टॉपिक में, उसको शॉर्टली दिया गया है कि इस काल में ये सब घटना घटा था। तो ये सब चीज़ है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले मतलब कि चैप्टर में। हालांकि नहीं, पहले चैप्टर से पहले हम लोग पहले इसका टेस्ट देख लेंगे, और इसका टेस्ट देखने के बाद हम लोग एक अगले पहले उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। एक टेस्ट सीरीज इस पे रहेगा, मतलब मात्र एक वीडियो, जिसमें बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सब जो वीवीआई टॉपिक का मतलब टॉपिक से जो क्वेश्चन सब बनता है, तो वो सभी क्वेश्चन को हम लोग उसमें देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो सेशन में, जिसमें नए चैप्टर के साथ मिलेंगे या एक नए टेस्ट सीरीज के साथ मिलेंगे।